आपने महाभारत देखी है? यस उसमें आपको पता है कि लॉर्ड कृष्ण जो हैं, उन्होंने कोई भी शस्त्र नहीं उठाया। उनका क्या रोल था महाभारत में? अब आप ये देखिए कि वो अपने टाइम के श्रेष्ठ धनुर्धर थे, ठीक है, अपनी स्किल में वो बेस्ट। लेकिन अगर उनका वो राइट माइंडसेट उस टाइम पर नहीं होता अर्जुन का, तो क्या वो महाभारत का युद्ध जीत सकते? नहीं जीत सकते वो। आफ्टर ब्रेकअप जो उनकी पर्सनालिटी थी वो कहीं ना कहीं रिलेशन में छोड़ आते का कुछ पार्ट वहाँ पर रह जाता है, और जो एट द प्रेजेंट वो होती है वो बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाती है। तो अगर हमने वहीं पर वापस जाना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ऐसी कौन सी ट्रिक है या जैसे कि हम एक हेल्दियर लाइफस्टाइल जी सके? इज देयर एनी टेक्निक इन एनएलपी? डेफिनेटली देयर इज। देखिए, हेल्दी रखने के लिए आपको वेलकम बैक गाइस। आज हमारे साथ है प्रेरणा। शी हैज 8 years of experience in psychology and she has a master in NLP. So hello प्रेरणा जी। थैंक यू सो मच। सो आप थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएंगे अपने बारे में, लाइक व्हाट हैज बीन योर पास, आपने कौन कौन सी डिग्रीज करी एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन हैंड एक्सपीरियंस इन NLP? Definitely. So basically, I'm a psychologist and I have been practicing from past 8 years. And NLP just happened because जैसे हम साइकोलॉजी में आते हैं तो बहुत सारी ह्यूमन बिहेवियर को सीखने की इच्छा होती है। तो उसी दौरान NLP एनकाउंटर हुआ, इसकी पावर को समझा। और आई थिंक मैं बहुत अर्ली 20s में ही थी, नई नई मैंने अपनी डिग्री को कंप्लीट ही किया था। और जब NLP सीखा तो उससे काफ़ी स्ट्रेंथ मिली लाइफ में। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ग्रोथ होती है, न्यू जर्नी होती है, लोगों को समझना, एक्सपीरियंस करना, एंड ऑल्सो अपने क्लाइंट्स को हेल्प कर पाना, अपने स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाना। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल साइंस एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टुडे। अमेजिंग अमेजिंग। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहेगा दैट वुड स्पेसिफिकली टारगेट 3 कैटेगरीज: बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, हमारा हेल्थ एंड रिलेशन, एंड कि हम अपने फोबियास या किसी भी डर को कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग NLP। NLP इज वेरी पावरफुल थिंग, राइट? और हम इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जो कि हम दूसरे फील्ड में देते हैं। तो आज हम इसी बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि हाउ NLP प्लेज अ मेजर रोल इन आवर लाइफ, राइट? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, लेट्स सपोज एक जो कॉमन मैन, राइट, उसकी जो थिंकिंग है, एबिलिटी है, तो वो NLP कैसे काम करता है उनमें? सी NLP जो है, बेसिकली पहले हम ये शुरू करते हैं कि NLP है क्या। राइट। NLP सुना तो बहुत बार होगा, लेकिन इसका जो साइंटिफिक नॉलेज है इसके पीछे, उसके कुछ बेसिक्स हैं। तो अगर हम उसको समझेंगे तो हमारे लिए बाकी सारी चीज़ों को डिकोड करना बहुत आसान हो जाएगा। राइट। NLP स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मतलब कि न्यूरॉन्स हमारी जो बॉडी में, वी आर फुल ऑफ न्यूरॉन्स। हमारी बॉडी में 3.6 बिलियन न्यूरॉन्स हैं एंड इट्स वेरी वेरी पावरफुल। मतलब आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि आप बहुत टायर्ड हैं, ठीक है, आप ऑफिस से आए, बहुत थके हुए हैं, आपको रेस्ट करना है, और आपको ऐसा लगेगा बस मुझे कोई कुछ मत बोलो, मुझे बस रेस्ट करना है, राइट? लेकिन अगर आपको उसी रात किसी पार्टी पे जाना है या आपका कोई फैमिली फंक्शन है, तो आप रात को 2 बजे तक भी डांस कर लोगे। तो वो एनर्जी कहाँ से आई? बिकॉज आपने अपने न्यूरॉन्स को, अपने माइंड में अपने आप को ये कमांड दी कि नहीं, आई हैव टू बी एक्टिव। तो ऐसा ही तो होता है जब आपके सर पे कोई एग्जाम होता है, आप एक स्टूडेंट हैं, आपने कुछ 4-5 महीने में कोई ढंग से पढ़ाई नहीं करी, बट राइट बिफोर द एग्जाम आपको पता है कि अगर मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, मेरी बैक आ जाएगी और मैं इस एग्जाम में फेल हो जाऊँ। तो आपको पता है कि आपका मोटिवेशन फैक्टर क्या है। वैसे आपको रात को 10-11 बजे भी नींद आ जाएगी, लेकिन जब आपका एग्जाम होगा तो आप पूरी रात जागेंगे, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे अगले दिन के एग्जाम के लिए। सो दैट इज द पावर ऑफ योर न्यूरॉन्स। क्योंकि हमारी माइंड को ये नहीं पता कि सच क्या है और झूठ क्या है। आप उसको जो बोलोगे वो बिलीव करेगा। इसको हम बिलीव्स भी कहते हैं, बिलीफ सिस्टम, राइट? सो दिस इज आवर, सो बेसिकली जब से हम पैदा हुए हैं हमारी एक सर्टन काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग होती चली जा रही है थ्रू ईयर्स, थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस। जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, उससे हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो उस तरह की होती जा रही है। अब जो एक इंसान है जो इंडिया में पैदा हुआ है और एक इंसान है जो वेस्टर्न किसी भी और कल्चर में पैदा हुआ है, तो उसके माइंडसेट में बहुत फर्क होगा, क्योंकि कई चीज़ें हमारे कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके कल्चर के लिए डिफरेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग आवर माइंड्स।
सो दिस इज व्हाट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. न्यूरॉन्स के बारे में हमने बात कर ली, माइंड की प्रोग्रामिंग थ्रू एक्सपीरियंसेस हमने बात कर ली. अब ये जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ये किस फॉर्म में हो रहे हैं? हम कुछ भी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? अपने सेंसेस से कर रहे हैं. हमारे 5 मेजर सेंसेस हैं: आईज, नोज, व्हाट वी टेस्ट, आर व्हाट वी हियर, हम क्या सुनते हैं, और हमारी फीलिंग क्या है, टच एंड फीलिंग. और फीलिंग को हम सिक्स सेंस भी कह सकते हैं, राइट? इंट्यूटिव फीलिंग्स को कहते हैं, सिक्स सेंस या कुछ भी. यस. तो ये हमारे सिक्स सेंस, लाइक इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मेजर हमारे 5 सेंसेस. तो हमारा जो एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, अगर हम स्मेल और टेस्ट को हटा दें, तो 3 मेजर सेंसरी ऑर्गन्स हैं हमारे: आईज, ईयर्स एंड फीलिंग. ये 3 हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं. तो हम क्या देख रहे हैं और हम क्या हम देख रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं और क्या हम फील कर पा रहे हैं. कई बार ऐसा होता होगा कि आप किसी से फर्स्ट टाइम मिले हैं, चाहे आपने किसी से बात नहीं करी, बट हम जो बहुत कॉमनली बोलते हैं वाइब आ रही है, ये इस बंदे से वाइब आ रही है. एग्जैक्टली. तो उसको हम बोलते हैं काइनेस्थेटिक. VAK इज विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक. ऑडिटरी इज व्हाट यू आर लिसनिंग एंड काइनेस्थेटिक इज व्हाट यू आर फीलिंग. तो ये इन 3 वर्ड्स का NLP में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इन 3 सेंसेस का. सो इसी पे पूरी की पूरी NLP बेस्ड है. सो इसके भी काफ़ी सारे लेवल्स हैं. अगर हम विजुअल्स की बात करें तो कौन सा एक्सपीरियंस हमारे माइंड में, जैसे एक मेमोरी की अगर हम बात करें, तो कई एक्सपीरियंसेस हम भूल जाते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं, आपने 29 जुलाई को क्या खाया था? आपने 29 जुलाई को क्या खाया था? नो आइडिया. तो देखिए, हमें नहीं याद, लेकिन अगर यही 29 जुलाई को आपका बर्थडे होता तो आपको सब कुछ याद रहता. तो एक्सपीरियंसेस तो हम डे इन डे आउट बहुत सारे ले रहे हैं. या मैं आपसे ये भी पूछूं, हमने 4 दिन पहले आपने संडे को क्या खाया था, हो सकता है आपको ना याद हो. लेकिन अगर आप फ्रेंड्स के साथ बाहर गए हैं तो आपको जरूर याद रहेगा, आप उससे रेस्टोरेंट में गए थे, आपने क्या खाया था, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस बन गया, राइट? अब जब हम अपनी मेमोरी की बात करते हैं, उसमें हमारे विजन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हो सकता है हम मूवी देखने जाते हैं, हमारे को मूवी के कई बार डायलॉग्स याद रह जाते हैं, कई बार कोई सीन हमें याद रह जाता है. तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. हो सकता है आप ज़्यादा विजुअल पर्सन हैं, हो सकता है मैं ज़्यादा ऑडिटरी पर्सन. मुझे मेरी फ्रेंड से क्या बात हुई है मुझे वो याद रहेगा, राइट? और हो सकता है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, मैं क्लाइंट से मिलती हूँ, उनके एक्सपीरियंसेस को सुनती हूँ, समझती हूँ, तो मेरा ऑडिटरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैं उनसे बात करके उनके इमोशंस को जानना, दैट इज पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन. और किसी का अगर फॉर एग्जाम्पल कोई वीडियो एडिटर है, उसके विजन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि वो विजुअल पे बहुत डे इन डे आउट काम कर रहे हैं. तो बेसिकली ये चीज़ हम अपने प्रैक्टिस से लाते हैं. हम जिस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेंगे, हमारी वो चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. लेट्स सपोज अगर कोई बंदा विजुअल्स पे ज़्यादा, जैसे आप आर्टिस्ट है, राइट? तो आर्टिस्ट अगर पेंटिंग कर रहा है तो उनकी मैंने अपनी उल्टा बोल दिया. नहीं, बिल्कुल ठीक बोला. विजुअल्स, अच्छा, तो हाँ, तो आर्टिस्ट के विजुअल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, राइट? वो इमेजिन करके, जैसे वो कुछ भी उनका एक्सपीरियंस होगा, वो विजुअल्स के थ्रू होगा, राइट? अगर कोई बंदा फिजिकल वर्क कर रहा है तो उसके व्हाट यू सेड कि मतलब एक इसके मोटर सेंसरी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, तो वो उस टाइप से वो उसमें स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. एंड ऑल्सो अपना एक इनेट स्टाइल भी होता है. यू समटाइम्स यू आर बॉर्न विद इट, जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई रिलेशनशिप है, आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपकी वाइफ हमेशा आपको कह रही है आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते, आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते. वो क्यों कह रही है? क्योंकि हो सकता है आप उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप बोल नहीं रहे, एंड योर वाइफ इज अ ऑडिटरी पर्सन. तो ये आपके रिलेशनशिप्स में भी बहुत हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि दूसरा इंसान क्या है, ज्यादा विजुअल है, ज्यादा ऑडिटरी है, क्या है. आई थिंक इसलिए अगर हम बात करें, बहुत सारे रिलेशंस में ऐसा होता है, बिकॉज सर्टेन गाइज लाइक टू डू इन एक्शंस, राइट? वो बहुत सारे फ्लावर्स लाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको लेना ले जाना, मतलब हर चीज़ करना, बट समहाउ फिर भी वो कहीं ना कहीं चीज़ मिसिंग हो रही है लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से. वो कहती है कि जैसे आपने एग्जाम्पल बताया कि वो आप मुझे रोज आई लव यू नहीं बोलते, राइट? जैसे ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं. तो शी इज अ ऑडिटरी, मतलब उसको सुनना ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू एक्शंस. क्या अगर
और इसी तरह कोई बंदा एक्शंस नहीं कर रहा, राइट, बट जब वो जेन्युइनली बातें कर रहा है कि हाँ ये अब मैं आपको ये चीज़ करूँ अच्छी करना, और लड़की इस चीज़ में बिलीव कर रही है, तो देयर आर टू एस्पेक्ट जिसको हमने मास्टर करना है। बेसिकली हमें पर्सन को मतलब पता लगाने के पर्सन है किस टाइप का, अगर आपने रिलेशन सक्सेसफुल बनाना है, राइट। एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, मतलब अगर मैं एक ऑफिस, एक ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करूं, अब आप जहाँ पर वर्क कर रहे हैं, आपका बॉस है, ठीक है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका बॉस आपसे इंप्रेस ही नहीं हो सकता है कि आप ऑडिटरी हैं, आप हर चीज बता के करते हैं या हर चीज उनको बता रहे हैं ऑडिटरी, बट वो ज्यादा विजुअल पर्सन है। अगर वही आप उनको प्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिखाओगे तो उन पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपने ये काम करा है, rather than telling the person। प्रमोशन जल्दी मिल जाए। बिल्कुल। तो ये आपको रिलेशनशिप में, बी इट योर वर्क, मतलब आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, दोनों चीजों में हर जगह आपको ये चीज हेल्प करेगी। ओके, तो अभी हमने 2 चीजें करी। अगर आपको रिलेशन या कोई भी चीज अच्छे से मेंटेन करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी द पर्सन हैव। इट इज अ ऑडिटरी पर्सन और इट इज अ विजुअल पर्सन, राइट। तो ये चीज हमें बहुत ही आज से याद रखनी है। तो प्रेरणा जी, अगर हम एक बात करें टॉप एंटरप्रेन्योर्स की और बिजनेसमैन की, तो दे यूज दिस एनएलपी, राइट। वो जाने में एनएलपी यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, दे हैव रीवायर्ड टू रीप्रोग्राम देयर माइंड, राइट। और अगर हम टॉप 5% की बात करें, जितनी की टॉप 5% के टायर्स के बिजनेसमैन टाइकून है, और एज कम्पेयर टू जो एक कॉमन लेमैन है 9 to 5 वर्किंग का, तो उनके स्टेट ऑफ माइंड और हमारे स्टेट ऑफ माइंड में ऐसा क्या फर्क है कि आज वो इस पोजीशन पे है और आज हम यहाँ पर, तो वो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? See, there are 2 things, इसमें 2 चीजें आ जाती हैं। एक आपका बिलीफ सिस्टम और एक आपके एक्शंस, आप क्या एक्शंस ले रहे हैं। देखिए, हार्डवर्क एक 9 to 5 वाला बंदा भी कर रहा है, और एक जो हार्डवर्क है वो टॉप 5% भी, दे आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड, लेकिन डिफरेंस है बिलीफ का। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप अपने आप को वर्दी नहीं समझते, दैट मीन्स आपका सेल्फ वर्थ बहुत डाउन है। आप लोगों से कंपैरिजन में हर टाइम रहते हैं कि अरे मेरा सो एंड सो कलीग मेरे से कितना बेटर है, मेरा बॉस मेरे से कितना बेटर है, या आप सेल्फ डाउट में जी रहे हैं। वेयर एज अगर आप स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल लोगों से अगर आप मिलें, बात करें, बी इट फिल्म स्टार्स, बी इट स्पोर्ट्स पीपल, आप किसी के बारे में बात कीजिए, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे हैं, वो गली क्रिकेट खेल रहे हैं, वो सिर्फ टाइम पास के लिए खेल रहे हैं, उनको बस वो अपना टाइम पास करना है जैसे तैसे, राइट। उन लोगों को लाइफ कोचिंग की, एनएलपी की जरूरत नहीं है। लेकिन वही अगर विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है तो उसको एनएलपी की, लाइफ कोचिंग की, साइकोलॉजी की, काउंसलिंग की, हर चीज की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, पूरे देश का नेशनल एंड इवन इंटरनेशनल प्रेशर इज ऑल्सो देयर ऑन देयर शोल्डर्स। तो आप स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ समझ सकते हैं कि हमारे को तो 4 लोग जानते हैं और हमारे को सिर्फ अपनी फैमिली का टेक केयर करना है, बट उनके ऊपर हमारे पूरे देश की प्राइड का लोड है, तो उनका मेंटल प्रेशर कितना ज्यादा होगा। और उनकी फिटनेस भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिटनेस भी आपकी जो माइंडसेट है उसी से तो आप फिटनेस भी अटेन करेंगे ना। अगर आप ये सोच ही नहीं सकते हैं दैट यू कैन बी अ फिट पर्सन, तो आप फिट हो भी नहीं सकते। तो they also take NLPs and they take these sessions. डेफिनेटली। एनएलपी क्या है? देखिए, हम बहुत सारे टर्म सुनते हैं और यूजुअली इट्स वेरी कॉमन कि एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी आ जाती है, जैसे माइंडफुलनेस है, मेडिटेशन है, एनएलपी है। तो हमें ये सारे टर्म्स एक लेमैन को, एक जो भी हमारे को व्यूअर्स सुन रहे हैं, उनको लगेगा कि ठीक है ये सब क्या है, सब एक ही तो है। नो, दैट्स नॉट ट्रू। मेडिटेशन इज अ स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस, मतलब कि कुछ भी नहीं सोचना, whereas NLP is a guided meditation. It works on visuals. Okay. For example, हम NLP में होता क्या है, हम जो NLP के बारे में बात कर रहे हैं, it is based on certain techniques. मतलब अगर मैं आपकी प्रॉब्लम को ढंग से एनालाइज कर पाई तो मैं उस पर एक राइट टेक्निक यूज करूंगी ना, राइट वे, उससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। वो टेक्निक होती है फॉर्म में, लाइक देयर विल बी सम म्यूजिक टू मेंटेन दैट ट्रांस स्टेट, राइट, एंड मेरे कुछ कमांड्स होंगे, राइट, तो मैं आपको कहीं ना कहीं उस स्टेट में लेकर जाऊंगी, फिर मेरे वो कमांड्स होंगे, आप उससे अपना विजन स्ट्रॉन्ग करेंगे।
बिकॉज आज की डेट में इतना ज़्यादा ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो चुका है। हम जब स्क्रॉल करते हैं तो हमारा अटेंशन ही नहीं है, तो हमारे विजन्स कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं? कल हमने कुछ सुना और आज हमने कुछ और सुना। आजकल बच्चे हैं वो अपने प्रोफेशंस ऐसे चेंज करते हैं, जब हम करियर काउंसलिंग उनको देते हैं, कल वो सोचेंगे अरे मैं तो मतलब आई कैन बी अ कंटेंट क्रिएटर, कल वो किसी और को सुनेंगे उनको लगेगा कि नहीं आई वांट टू बी अ डाइटिशियन। सो ये जो ट्रांजिशंस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमारे विजन ही स्ट्रांग नहीं है। And see, there is no difference between a common man or a successful man. The only difference is in their mindset. 3.6 billion neurons उनके पास भी हैं, हमारे पास भी। वो बस उसको चैनलाइज कर पा रहे हैं। आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि जैसे एक आर्मी होती है, तो इसका जो कमांडर होता है, उसने जो कमांड दे दी, तो सारे आर्मी के जो लोग हैं वो सब उसको फॉलो करते हैं। अगर वहाँ पे उन्होंने कमांड, कोई भी वो बैटल फील्ड में है, उन्होंने वो कोई कमांड नहीं मानी, तो उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है, उनको सस्पेंड भी किया जाता है, राइट? अब क्या होता है कि आप ये इमेजिन कीजिए कि आप आपकी जो 3.6 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, ये आपकी कमांड सुन रहे हैं, और आपकी कमांड क्या है? आपकी थॉट। आपकी थॉट ही उनके लिए कमांड है, राइट? तो अगर आपने ये सोचा, जैसे आपने एक डिफरेंस पूछा, अगर आप यूजुअली काम पे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं वहां पे, क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि आप वो सेल्फ डाउट में हैं, ठीक है? आप अपने आसपास के लोगों से आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें नो आई कैन डू इट, फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास कोई क्लाइंट आया अपनी प्रॉब्लम को लेकर के, अगर मैं ये सोचूं कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकती, ये प्रॉब्लम तो मेरे अप्रोच के बाहर है, तो मैं उसकी हेल्प कर भी नहीं पाऊंगी। बट अगर मैंने सोच लिया कि नहीं मुझे इसको ठीक करना है, तो मेरी जो सारी, मेरा कॉन्शियस माइंड, मेरा सबकॉन्शियस माइंड, आई विल अप्लाई एवरी टेक्निक उनको उनकी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। सो दैट इज योर पावर ऑफ न्यूरॉन्स। जो सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं वो इसके ऊपर वर्क करते हैं, उनके पास ज़्यादा क्लैरिटी होती है कि उनको क्या चाहिए है, वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं एक्शंस की तरफ। हम लोग क्या करते हैं, एक एक्शन लेते हैं 2 दिन 4 दिन और उसके बाद नहीं लेते, फॉलो अप नहीं कर पाते। सेम एक्शन जब वो बोरिंग होने लग जाता है तो हम उसको कैरी ऑन नहीं कर पाते। तो इसका रास्ता क्या है? मतलब हाउ वी कैन अटेन दैट क्लैरिटी इन आवर माइंड की वो चीज़, अगर हमने कोई चीज़ें आपने जैसे करना, वी हैव टू बी स्ट्रांग इन माइंड। सो बेसिकली देखो, लोग ट्राई करते हैं बट फेल हो जाते हैं, तो वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या प्रैक्टिस करें कि वो चीज़ हम अचीव कर सकें? सी, एक तो होता है आपका, जो मैंने आपको बोला कि आपके एक्शन एंड आपके बिलीव्स, राइट? अब आप ये सोचिए कि मैं सिर्फ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड यूज करूंगा या लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करूंगा तो उससे वो रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपने कुछ सोचा, आपके फॉर एग्जांपल आपको एक बहुत ही वंडरफुल थॉट आया कि आपको सो एंड सो बिजनेस करना है, या आपको सो एंड सो कुछ भी आपके माइंड में कोई भी थॉट आया, कोई न्यू आइडिया आया। अब जब आप उसके ऊपर सोचना शुरू कर देंगे ना, जब आप उसके ऊपर सोचोगे, आपकी सारी जो एनर्जी है वो उसी में ड्रेन हो जाएगी। एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है एनएलपी में, इसको हम बोलते हैं वॉल्ट डिज्नी टेक्निक। ओके। इसमें क्या करते हैं हम, यूजुअली क्या होता है हमारे साथ, हमारे पास एक आइडिया है, राइट, सेकंड माइंड हमारा क्या चलता है, क्रिटिकल माइंड। ये कैसे होगा? फॉर एग्जांपल हमारा जो माइंड है, एक होता है हमारे अंदर एक ड्रीमर, हमने ड्रीम किया वाओ हमारी लाइफ बहुत अमेजिंग होगी, हमारे को ऐसी लग्जरी गाड़ी चाहिए, ऐसा बंगला चाहिए है, ऐसी फैमिली चाहिए है, हमने बहुत कुछ विजुलाइज किया, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट पे हमारे को क्या आ जाएगा, क्रिटिकल, कि ये कैसे होगा, इसमें मेरे तो ये चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर आपको आज घर से बाहर निकलना है, आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, तो आप देखोगे ना आपको कैसे जाना है, आपको बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, कैसे जाना है, आपको गाड़ी से जाना है तो कितना पेट्रोल चाहिए होगा। दिस इज वेरी ऑब्वियस कि वी ऑल आर प्रैक्टिकल पीपल एंड वी विल थिंक अबाउट इट। लेकिन इसी में एक थर्ड माइंड जो होता है, जो नहीं हम वर्क करते हैं जिसके ऊपर, दैट इज आर रियलिस्टिक माइंड। ठीक है, हमें ये चाहिए है, ये हमारे चैलेंजेस हैं, लेकिन जो रियलिस्टिक माइंडसेट होता है वो इन दोनों का एक सोल्यूशन निकालता है। दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज अ क्रिटिकल माइंडसेट, बट मैं इसको करूं कैसे? इसको आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि ड्रीमर एक छोटा भाई है जो बहुत ही ड्रीमी है,
उसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सो एंड सो ऐसे करके चाहिए। उसने एक आइडिया अपने फादर से शेयर किया, तो इमेजिन कीजिए क्रिटिकल वॉइस जो है वो उसके फादर की है, ठीक है। उसको बोलेंगे अरे तू ये कैसे करेगा, अरे तू वो कैसे करेगा, सब मतलब एक एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन वही रियलिस्टिक माइंडसेट क्या है, फॉर एग्जाम्पल उसका एक बड़ा भाई है, वो MBA करके आया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, उसको पता है ये चैलेंजेस है, उसको पता है ये मेरा गोल है, ठीक है। उसको कैसे करना है, अब उसके ऊपर वो काम करेगा। Identifying your challenges is not a problem. That this is the difference between a common man and a successful person. So basically हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए, जो अगर हमने कोई चीज़ सोची है उसको हमें पता होना चाहिए, राइट। तो मेरे को इसी पे एक बहुत अच्छी कोटेशन आ रही है, आवर ड्रीम विदाउट आवर रोड मैप इज जस्ट अ ड्रीम, राइट। अगर हमारे पास कोई ड्रीम है बट हमें उसके लिए उसको फुलफिल करने के लिए हमें पता ही नहीं कि हमारा रास्ता क्या है, हमें किस तरीके से जाना है, तो वो एक ड्रीम ही रहे, राइट। अब इसमें NLP का क्या रोल है, अब हम ये जो डिस्कस करें कैन बी पार्ट ऑफ जनरल डिस्कशन, बट नो, ये NLP का कैसे पार्ट है। हमारे न्यूरॉन्स हैं, हमारे 3.6 बिलियन न्यूरॉन्स को अगर 1 बिलियन न्यूरॉन्स एक तरफ जा रहे हैं, 1 बिलियन न्यूरॉन्स एक तरफ जा रहे हैं, 1 बिलियन न्यूरॉन्स एक तरफ जा रहे हैं, तो हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा, हमारा अलाइनमेंट ही नहीं है। तो ये न्यूरॉन्स को चैनलाइज करना, दैट व्हेन यू आर ड्रीमिंग ओनली ड्रीम, उसको विजुलाइज इतना स्ट्रांगली करो, अपना विजन इतना स्ट्रांग बनाओ, अपना बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग बनाओ, फेथ ऑन योरसेल्फ एंड फेथ इन द यूनिवर्स दैट यू आर अ को-क्रिएटर, राइट। कि आपने वो डिमांड भी करनी है, अपनी लाइफ की वो जर्नी भी बनानी है, बट राइट टाइम पे यू विल गेट, ठीक है। सो और जब आप क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो सारी प्रॉब्लम्स लिख लो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो 3.6 बिलियन न्यूरॉन्स अपने सिर्फ प्रॉब्लम्स को काम करने में लगा दो। लेकिन जब आप रियलिस्टिक माइंडसेट में जाओ तो आपको उसके सॉल्यूशंस पे भी पूरा अपना माइंडसेट लगाना है, जो इनिशियली बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे जो आई एम ऑल्सो अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, तो जब मैं ट्रेनिंग्स करती हूँ, तो जब हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर जब हम ट्रेनिंग करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग जब होती है, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स की तो बहुत बड़ी लिस्ट होती है, लेकिन जब उनको बोलेंगे इसके सॉल्यूशंस निकालो, कुछ नहीं, तो उनका वो क्रिएटिव माइंडसेट, उनका वो एक हम क्या कहते हैं, एक वो डिफरेंट माइंडसेट जो आपका होता है, आउट ऑफ द बॉक्स वाला माइंडसेट, वो वर्क ही नहीं करता हमारा, एक क्योंकि डिफॉल्ट माइंडसेट बन चुका है। आई थिंक इस पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा अपने लिए, मतलब ऐसे ही जनरलाइज वे में, बिकॉज आई थिंक ह्यूमन ब्रेन इज डिजाइन इन सच अ वे दैट वी अट्रैक्ट नेगेटिव थिंग मोस्ट, मतलब हम नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव थिंग, राइट। और मेरे ख्याल से यही डिफरेंस आता है कि अगर हम, जैसे आपने बताया कि 3.6 मिलियन न्यूरॉन्स हम प्रॉब्लम पे नहीं कर देते हैं, राइट। तो जब हम अगर किसी नेगेटिव पे ही फोकस करेंगे तो पॉजिटिव एक्सपेक्ट कहाँ से दिखेगा हमें। तो आई थिंक वी हैव टू शिफ्ट, मतलब नेगेटिव से हमें पॉजिटिव पे शिफ्ट करना चाहिए, राइट। सी शिफ्ट एज इन आपको आपने सोचा, लेकिन एक थर्ड स्टेप भी तो है जो हम करते ही नहीं है। हम सॉल्यूशन की तरफ अगर हमने सोच भी लिया तो हम एक्शन नहीं लेते। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपको एक जगह बहुत बार अटकते हैं, आपकी एफिशिएंसी जिससे डाउन हो रही है, लेकिन उसमें छोटी सी चीज आपको क्या करनी है, अपने कलीग से या अपने बॉस से आपको हेल्प मांगनी। लेकिन हमारे तो किसी ने ट्रेनिंग नहीं किया हेल्प मांगने के, हमें तो यही सिखाया गया ना कि काम पे जाओ तो ये शो करो कि अरे हमें तो सब आता है। आपको वो हेल्प मांगनी है, या आप कोई यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, या आप कोई कोर्स कर लीजिए, यानी शॉर्ट टर्म कोर्स आप कर लीजिए, बट हम वो करते ही नहीं। तो वो छोटी सी चीज जो है, हम सोचेंगे ये तो मुझे आता है, ये मैं कैसे करूँ, हमने क्या हेल्प मांगी, हमने क्या वो सीखा। एंड दिस जर्नी इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। वो आप चाहे 20 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, चाहे 30 साल का एक्सपीरियंस है, हर दिन कोई नई चीज आती है। हर दिन हो सकता है आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई नई चीज आई है जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं है, तो वो आपको सीखनी तो पड़ेगी ना। एंड ऑल्सो एक चीज और इसमें आती है आपका, हाउ टू हैंडल योर एक्सपीरियंसेस, हाउ टू हैंडल योर फेलियर्स, राइट। अब हम क्या करते हैं कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस होंगे हम सब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाएंगे, डीमोरलाइज हो जाएंगे, लेकिन हाउ टू हैंडल योर फेलियर्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ NLP। वो आप कैसे करेंगे,
आपके पास टेक्निक्स ही नहीं होंगी, आपके पास स्किल सेट ही नहीं होगा, तो आपको इस एक्सपीरियंस में और डाउन चले जाएंगे। आपके अंदर वो बाउंस बैक एटीट्यूड कहाँ से आएगा? तो प्रेरणा जी, एक पर्सन है जिसके पास NLP की पावर है, राइट, दैट नो एनी स्टेप ऑफ NLP, राइट, कि उसने अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, सारी चीजें। तो अब ये NLP कैसे पर्सन का बिहेवियर और पर्सनैलिटी चेंज करता है? सपोज कि किसी पर्सन के पास NLP की नॉलेज नहीं है, राइट, उसका क्या बिहेवियर होगा, क्या पैटर्न होगा लाइफ में, और एक बंदा है जिसको NLP की नॉलेज है, उसका क्या माइंडसेट होगा और उसका क्या बिहेवियर होगा थ्रू आउट द लाइफ, तो क्या डिफरेंस आएगा? सी आपने महाभारत देखी है? राइट, यस। उसमें आपको पता है कि लॉर्ड कृष्ण जो हैं, उन्होंने कोई भी शस्त्र नहीं उठाया था। उनका क्या रोल था महाभारत में? अर्जुन को गाइड करना। ही वॉज जस्ट अ गाइड। वो क्या कर रहे थे? टाइम टू टाइम अर्जुन की प्रोग्रामिंग ही तो कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे थे कि जैसे अर्जुन को डाउट आ रहा था कि वो अपने ही रिलेटिव्स को कैसे किल करेंगे, राइट। तो जब महाभारत का युद्ध जिस दिन शुरू होना था, आपको पता है कितनी तैयारियां हुई, एक रीजंस भी बहुत बिल्कुल क्लियर थे कि क्यों ये युद्ध किया जा रहा है, राइट। और लेकिन जिस दिन वो युद्ध होना था, अर्जुन सुबह कृष्ण जी के पास जाते हैं और कहते हैं मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने किसी को मारा, मैं अपने ही रिलेटिव्स को मारूंगा, तो लोग मुझे पापी कहेंगे। फिर उनको कृष्ण जी ने एक्सप्लेन किया कि नहीं, आपको पापी नहीं करेंगे, आप जो ये युद्ध कर रहे हो, देयर इज अ पर्पस फॉर इट। आपके पास एक पर्पस है वो करने का, आप सही के रास्ते पे चल रहे हैं। अब आप ये देखिए कि वो अपने टाइम के श्रेष्ठ धनुर्धर थे, ठीक है, अपनी स्किल में वो बेस्ट थे, लेकिन अगर उनका वो राइट माइंडसेट उस टाइम पर नहीं होता अर्जुन का, तो क्या वो महाभारत का युद्ध जीत सकते थे? नहीं जीत सकते, राइट। तो ये जो NLP है, ये कोई आज की नहीं है, आज इसकी अवेयरनेस आई है, आज इसकी इंपॉर्टेंस को समझा जा रहा है, पब्लिक तक लेकर जाया जा रहा है। लेकिन जो अगर आप कोई भी हिस्ट्री में सक्सेसफुल पीपल को आप देखिए, उन्होंने NLP तब नहीं भी था एज अ कॉन्सेप्ट, बट इसकी टेक्निक्स को तो वो फॉलो कर रहे थे ना। अब हमारा जो फ्रीडम फाइट हुई इंडिया की, अगर आप उसमें गांधी जी का, भगत सिंह का, जो भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उन सबका कंट्रीब्यूशन आप देखिए। अगर उनका वो विजन स्ट्रांग नहीं होता, उन्होंने विजुअलाइज नहीं किया होता इंडिपेंडेंट इंडिया को, तो क्या इतने सारे लोग उनकी थॉट के साथ जुड़ पाते? उन्होंने अपने न्यूरॉन्स को चैनलाइज किया, एक डाउट हटा दिया, अपना 100% एक्शन लेकर आए और सब उनके साथ जुड़ते चले गए। उनका बिलीव कितना स्ट्रांग था कि नहीं, हमें इंडिपेंडेंस लानी है, चाहिए है तो चाहिए है। तो अगर जैसे मैंने अभी वॉल्ट डिज्नी का एग्जांपल दिया, तो इस टेक्निक को हम वॉल्ट डिज्नी क्यों कहते हैं? आप देखिए कि डिज्नीलैंड वॉल्ट डिज्नी ने नहीं देखा, फिजिकल आइज से नहीं देखा, लेकिन विजुअलाइज कर लिया। वो हर जगह गए, हर बैंक के पास गए, उन्होंने बोला कि ऐसे मुझे डिज्नीलैंड बनाना है, इसमें सो एंड सो करोड़ एंड करोड़ की इन्वेस्टमेंट होनी है। उनके सारे एप्लीकेशंस को, लोन्स को रिजेक्ट कर दिया गया, और जब तक वो पास हुआ या वो डिज्नीलैंड क्रिएट हुआ, तब तक वो इस दुनिया में नहीं रहे थे। लेकिन उनका विजन कितना स्ट्रांग था कि इसको क्रिएट करना है, कि कोई क्यों आएगा देखने के लिए, व्हाई विल पीपल स्पेंड सो मच मनी, या इसका ROI क्या निकलेगा। प्रैक्टिकल माइंड तो हमारा यही सोचता ना, दिस इज नॉट पॉसिबल, बट वो हुआ पॉसिबल बिकॉज ऑफ पावर ऑफ देयर बिलीफ सिस्टम। इसमें हम एक टेक्निक को भी यूज करते हैं, हाउ टू डेवलप दैट इन यू। NLP जैसे कि मैंने बोला विजुअल्स है, तो विजुअलाइजेशन में ना बहुत सारे लेवल्स हैं। अगर अब मैं किसी विजन की बात करूं, इज इट स्टिल इमेज और इज इट अ मोशन पिक्चर? क्या है जब आप किसी भी चीज को लेकर विजुअलाइज कर रहे हैं? अगर आपको अपने विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, सो इट नीड्स टू बी द मोशन पिक्चर, मतलब वो एक सीन के फॉर्म में होना चाहिए है, रादर देन एक पिक्चर के फॉर्म में। आई थिंक आप जो कह रहे हैं कि हमें बेसिकली एक स्टोरी लाइन प्रोड्यूस करनी है, कि अगर हम कहीं से भी एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, तो हमारे माइंड पे एक स्टोरी पूरी होनी चाहिए कि हम यहाँ रुकेंगे, ये चीज़ करेंगे, फिर वैसे जाएंगे,
बेसिकली प्रॉपर स्टोरी लाइन rather than a still picture कि हम एक में थे सीधा बी में पहुंच गए. That's how don't think work, right? राइट. एंड ऑल्सो एक विजन होना चाहिए, नॉट लाइक कंप्लीट स्टोरी बट अ विजन, एज इन कि मैं अपने आप को यहाँ देखता हूँ, नॉट द फाइनल प्रोडक्ट बट येस अ प्रॉपर स्टोरी उसके अंदर होनी चाहिए. उसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन. मुझे पता होना चाहिए मेरे ये चैलेंजेस आए हैं, मुझे पता है कि मुझे तो भी स्टिक रहना है, इनटू रहना है हर चीज़ के. इसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है एनएलपी में जिसको हम बोलते हैं ना सर्कल ऑफ एक्सीलेंस. अब क्या है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं जहाँ आप घबरा जाते हो. ये मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को भी ये इस टेक्निक के बारे में बताया है और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स भी देखे हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको स्टेज पे जाना है, आपको एक स्टेज फियर, आप कैसे करेंगे? यू जस्ट इमेजिन कि जहाँ आप खड़े हैं उस स्टेज के पास देयर इज अ सर्कल और उस सर्कल में सारी पावर है, सारी एनर्जी है और वो धीरे 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 आपके अंदर आ रही है. यू कैन इमेजिन फॉर्म ऑफ अ कलर, किसी लिक्विड में आप कर सकते हैं वो. उसको इतना अच्छे से आपने फील करना है कि आपको लगे कि मेरे अंदर तो कुछ बदल गया है, मेरे अंदर तो एक अलग ही स्पार्क आ गया, एक अलग ही एनर्जी और एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया. तभी तो हम इसको सर्कल ऑफ एक्सीलेंस बोलते हैं. एक्सीलेंस इज लाइक एक्सीलेंस, नथिंग बियॉन्ड दैट, राइट? एंड इट्स अ सर्कल. तो आप वो अपना सर्कल कहीं भी बना सकते हैं. आप आज इंडिया में बैठे हैं, कल को आप यूके में बैठे हैं, कहीं पर भी आप बैठे हैं, वो सर्कल आपका हमेशा आपके साथ रहेगा. हम यूजुअली क्या करते हैं, हर चीज़ के साथ एसोसिएट कर देते हैं. मेरा सो एंड सो लकी पेन है, या मैं यहीं पर कंफर्टेबल हूँ. नो, यू कैन टेक योर सर्कल ऑफ एक्सीलेंस वेयरएवर यू वांट. तो अब जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक है कि लेट्स सपोज मेरी जो वायरिंग हो रखी है बचपन से, जो मैंने चीज़ें सीखी हुई है, राइट, कि मेरे मम्मी पापा ने या मुझे जो सोसाइटी ने जो मुझे चीज़ें सिखा रखी हैं, अब मेरा एक माइंडसेट बैठ रखा है वो. तो क्या उस माइंडसेट को मैं रीवायर कर सकता हूँ, रीप्रोग्राम कर सकता हूँ, सब कुछ चीज़ें इरेज करके कंप्लीटली ब्लैंक, एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो कि अब भाई मैं एक नया पर्सन बनने वाला हूँ, मेरे अंदर नई पर्सनैलिटी आने वाली है. इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल. इसकी एक पर्टिकुलर टेक्निक भी है एनएलपी में जिसको हम बोलते हैं स्विश टेक्निक. इसमें हम क्या करते हैं कि एक आप अपने प्रेजेंट सेल्फ को इमेजिन कीजिए, जो कि रियल है आपके लिए, ठीक है? आपके पास कैसे लग रहे हैं आप, हेड टू टो आपको इमेजिन करना है. आपके बाल कैसे हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपकी फीलिंग कैसी है जब आप अपने आप को देखते हैं. तो वो आपकी जो कुछ दिनों में आपने एक प्राइमरी फीलिंग जो फील की है, आप वो एक्सपीरियंस करेंगे कि हो सकता है वो फेलियर की या हताशा की कोई मोमेंट हो या वैसी कोई फीलिंग हो जो आपको कुछ समय से आ रही है. तो यूजुअली आपको वो फीलिंग आएगी क्योंकि हमने VA तीनों पे बात करी. तो आपको हेड टू टो अपने आप को इमेजिन करना है कि आप कैसे लग रहे हैं, कैसे जूते पहने हैं, कैसे कपड़े पहने हैं. आउटर एंड इनर फील करना, मतलब आउटर अपीयरेंस क्या है और इनर फीलिंग क्या है, वो आपने इमेजिन करनी है. एंड देन यू हैव टू इमेजिन योर फ्यूचर सेल्फ, कि आपको फ्यूचर सेल्फ के पास क्या क्या है, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो क्या क्या अचीव कर चुका है. इट कैन बी 5 years डाउन द लाइन, इट कैन बी 2 years डाउन द लाइन, राइट? फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं तो उनको अभी वो स्टूडेंट है लेकिन उनका फ्यूचर सेल्फ क्या है, उनकी फ्यूचर आइडेंटिटी क्या है कि वो एक ऑफिसर हैं, वो UPSC क्रैक कर चुके हैं, वो एक IAS ऑफिसर है, तो वो उनका फ्यूचर सेल्फ है. तो देयर इज अ ह्यूज डिस्टेंस. तो ठीक है, मेहनत करनी है एज अ स्टूडेंट, आपको अपना 100% देना है, लेकिन उस आइडेंटिटी को भी इतना इंटरनलाइज करना है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो दिस इज अ टेक्निक जिसको हम विजुअलाइजेशन से भी मेक द पर्सन बिलीव कि वो आइडेंटिटी आपके अंदर आ रही, राइट? इसको हम बोलते हैं ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें आपका जो वैल्यूज है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. जैसे आपने जब बात करी कि आपका एक मतलब जो अचीवर्स होते हैं लाइफ में, उनके जो वैल्यू सिस्टम होते हैं ना, उसमें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है,
आपको अपने काम पर भी ध्यान देना है, आपको अपना सोशल सर्कल भी बहुत अच्छा चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। फैमिली को भी आपको टाइम देना है। अगर आप इन चारों में ही कंफ्यूज हो तो आप कैसे हर चीज को जस्टिस दो? कोई ना कोई तो पीछे रह जाएगा ना। राइट। तो हमारी ना लाइफ में टॉप 10 वैल्यूज होते हैं, लेकिन जो टॉप 3 होते हैं ना, हम वही रिपीटेडली एक्शन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर सोर्स ऑफ मनी, जिससे आपकी फैमिली एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रही है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हेल्थ की वैल्यू 9th या 10th नंबर पे है ना, आप एवरी डे उसको इग्नोर करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। आपको लगेगा कि यार नहीं, मैं सोच तो रहा हूँ कि मुझे हेल्दी होना है, बट वर्क नहीं कर रहे उस पर, बट वर्क नहीं कर रहे। तो आपकी टॉप 10 में तो आ गई, बट एक्शन नहीं आया, क्योंकि वो टॉप 3 या टॉप 4 में नहीं है। और ये वैल्यूज जो है ये कांस्टेंट नहीं रहती, ये चेंज होती रहती है। अगर आज मेरी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है कि मुझे मनी की बहुत ज़रूरत है, तो मनी से रिलेटेड जो भी वैल्यूज़ हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मेरे लिए उस टाइम पे प्राइमरी मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरा लेजर टाइम नहीं होगा। लेकिन अगर मेरी वैल्यू है फन, प्लेफुलनेस, अभी मेरे अंदर यही वैल्यूज़ है। एक कॉलेज गोइंग बच्चे को आप बहुत सीरियस करना चाहते हैं करियर को लेकर, बिकॉज दैट इज़ अ टाइम ऑफ वेरी हाई एनर्जी। आपके न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। आप उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना चाह रहे हो, वेल्थ, अबंडेंस, अचीवर, मोटिवेशन, इन सब में लाना चाह रहे हो, लेकिन उसकी वैल्यू ही अभी फन, लव, मतलब उसको एक रिलेशनशिप चाहिए है, उसको फन चाहिए, उसको एंजॉय करना है फ्रेंड्स के साथ, उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहिए, उसके वैल्यू सिस्टम में ही यही है। तो ग्रोथ, ये सब कहाँ से आएगा? ग्रोथ कहाँ से आएगी? इमेजिन कीजिए एक हायरार्की है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी वैल्यूज लिखिए मेरे सामने, तो हो सकता है आप ना बड़े अच्छे से वो वैल्यूज लिख देंगे मुझे अपने प्रायोरिटी के हिसाब से, लेकिन इस गेम को हम ऐसे नहीं करते। इसकी प्रॉपर गेम है वैल्यू गेम, जिससे कि मैं आपकी वैल्यूज, जो रियल वैल्यूज है, वो मैं बाहर निकाल सकती हूँ आपकी, कि आप कहाँ पर फोकस कर रहे हैं, कहाँ पर फोकस नहीं कर रहे हैं। दैट्स इन अ फॉर्म ऑफ रैपिड फायर। That's a very interesting. play that. That's a very interesting game. Okay. मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, जैसे आपके पास एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज हो, ठीक है, आप उसको सर्कल करेंगे, ठीक क्या? है, फिर मैं आपको बोलूंगी इसमें से टॉप 10 सिलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको बहुत ही मिली सेकेंड्स दूंगी, जिससे कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है उस टाइम पे सिलेक्शन ऑफ वैल्यूज, वो कॉन्शियस माइंड नहीं करेगा, वो सबकॉन्शियस माइंड करेगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सोचता नहीं है, वो बस करता है, एक हैबिट होती है उसको वो करने। राइट। फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, जैसे आपके पास 10 वैल्यूज हैं, मैं उसकी हायरार्की नहीं बताऊंगी, बताओगे आप ही, बट मेरे तरीके से। उसमें मैं आपसे पूछूंगी, फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यूज में आता है एक सिक्योरिटी और एक आता है रिस्क टेक। आपको सिक्योरिटी रहना है, आपको रिस्क टेक, मतलब आप एक ऐसी लाइन में है जिसमें आपको रिस्क लेना जरूरी है, राइट। लेकिन आप रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो जब मैं वो वैल्यू सिस्टम आपका चेक करूंगी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंफ्लिक्टिंग वैल्यूज की वजह से आप वही हैं जहां आप खड़े हैं और आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, क्योंकि दो कंफ्लिक्टिंग वैल्यूज है, वो हमें खींच रही है और पोजीशनिंग चेंज नहीं करने दे रही हमें। एग्जैक्टली, आपको आगे ग्रोथ नहीं दे रही। तो दिस इज द योर सबकॉन्शियस माइंड। तो दिस अगर हम बात करें, NLP इज अबाउट योर सबकॉन्शियस। और अगर मैं इसको हिप्नोसिस से कंपेयर करूं, तो हिप्नोसिस इज योर अनकॉन्शियस माइंड, जो आपको भी नहीं पता। आपको एक डिफरेंट स्टेट में ले जाएंगे जहां पर आपको आपका जो सेल्फ जो है वो इंटैक्ट नहीं है, राइट? लेकिन इधर वी प्ले विद योर सबकॉन्शियस माइंड इन NLP। सो दिस इज द पावर ऑफ वैल्यूज। हम सोचते हैं कि अरे हम एक्शन तो ले रहे हैं ना, बट जब इनर वर्क ही नहीं किया तो आउटर वर्क कैसे करोगे आप? आपके वो एक्शंस कैसे निकल के आएंगे? तो NLP की क्या स्टेप्स होते हैं कि जो कि पर्सन को फॉलो करने चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप, कि वो अपने डे टू डे लाइफ या अपनी डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग कर पाए? वेरी गुड क्वेश्चन। NLP में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में। दिस इज कॉन्सेप्ट कॉल्ड न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। जैसे अभी मैंने वैल्यूज के बारे में बात करी, कुछ आप टर्म्स सुन रहे होंगे कि मैं यूज कर रही हूँ, देयर इज बिलीफ्स, देयर इज वैल्यूज। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपने एक नई ब्रांड न्यू गाड़ी ली है,
लेकिन उसका अलाइनमेंट सही नहीं है, तो क्या आप वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे अपनी ड्राइव में? आप नहीं कर पाएंगे। उसी तरह जब हम एक इनर वर्क के बारे में बात करते हैं, सो एवरी योर आउटर एक्शंस एंड योर इनर वर्क, एवरीथिंग शुड बी इन अलाइनमेंट। इसको हम एक चार्ट से समझते हैं, जिसमें सबसे जो बेसिक लेवल आता है वो आता है आपके एनवायरनमेंट का। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी को क्रिकेट सीखना है तो क्या वो घर बैठे सीख सकता है? उसको उस एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा ना सीखने के लिए, उसको क्रिकेट की कोचिंग में जाना होगा। और अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं तो एनवायरनमेंट आज की डेट में सिर्फ हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं है, इट्स ऑल्सो आवर वर्चुअल एनवायरनमेंट। कि अगर हम देखेंगे घर पे 4 लोग हैं, रह तो वो एक ही घर में रहे हैं, एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं, लेकिन उन सबका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होगा। हो सकता है घर में एक पर्सन है वो ज़्यादा पॉलिटिकली अलाइंड है, एक पर्सन है उसको कुकिंग का बहुत शौक है, तो उसकी जो सारा वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो कुकिंग से रिलेटेड है। एक है उसका गेमिंग से है, वो गेम्स, किसी का स्पोर्ट्स से है, किसी का मेकअप से है, तो वो अपने ही अलग एनवायरनमेंट में जी रहा है। सो इन द सेम वे आप क्या किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट। तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि आपके दोस्त कैसे हैं जिससे हम पता लगा सके व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, सिर्फ वही काफ़ी नहीं है आज की डेट में। अगर आपको किसी को समझना है तो आपको उसका वर्चुअल एनवायरनमेंट भी देखना होगा कि उसका माइंडसेट कैसा है, राइट? अगर मैं इसी पे एक चीज़ पूछूं, मैंने बहुत ही एक कोट पढ़ा था या कहीं मैंने देखा था कि जैसे आपने इन्वायरमेंट की बात करी और मैं इसी की कोट पूछूंगा कि मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, आई डोंट नो इट्स रिलेटेड टू दिस और नॉट, आप मुझे बताना कि मैन कैन ओनली बी अ गुड केयर टेकर और अ गुड पर्सन। मतलब वो इसमें ये ऐसे लिखा था, या तो वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकता है या वो एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बन सकता है। ये चीज़ मैंने पढ़ी थी। तो अब जैसे आपने इन्वायरमेंट का बात करी कि बहुत सारे बंदे अपने फैमिली प्रेशर और इन चीज़ों में ही गिरे रहते हैं कि वो अपनी खुद के बारे में सोच ही नहीं पाते, राइट? तो इस चीज़ में आप जैसे इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? See, environment is more than outer world, it is your inner world. राइट। How? देखिए, एक पर्सन को या फैमिली मेंबर को अपने लिए आपको एक हर्डल बनाना है, एक बैरियर बनाना है, या अपने साथ एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की तरह बनाना है, दैट इज टोटली अप टू यू। यू कैन डू इट विद योर माइंड, यू कैन डू इट विद योर न्यूरॉन्स। अगर आज आपने ये मान लिया कि माई पार्टनर और माई फैमिली इज अ ड्रॉबैक फॉर मी, या मुझे ये पीछे खींचते हैं, इट्स अ बैरियर फॉर मी, तो वो ऐसी सिचुएशंस होंगी, ऐसी चीजें होंगी कि आपको यही लगेगा कि वो बैरियर बन रहे हैं। अगर आप उन्हें सपोर्ट सिस्टम की तरह मानेंगे तो उनके जो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, या आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, या आपके लिए एक होता है ना, हमें जवाब देना होता है अपनी फैमिली को, वो भी आपके लिए एक बोन की तरह काम करेगा। इट डिपेंड्स ऑन योर थॉट। अब आप एक बात देखिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एक तरफ है नरेंद्र मोदी, एक तरफ है बैरक ओबामा। उन्होंने शादी नहीं करी क्योंकि उनको लगा कि वो उनको पीछे खींचेंगे। एक तरफ है बैरक ओबामा, जिन्होंने अपनी वाइफ को साथ लेकर के, अपने बच्चों को साथ लेके, ही सच अ लविंग पर्सन, he is a very family person, and at the same time he has been a very wonderful president of United States of America. Right. So it's not true. It's like आपने जहाँ पर भी पढ़ा है, I don't agree with this. Okay. Personally. So I think that nothing is a barrier for you until unless it's a barrier in your head. अब ये तो हो गया environment. Right. अब what is the next step? Next step is your behavior. अगर आप एक right environment में भी हैं, बट अगर आपका behavior सही नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप एक बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में डाल दो, लेकिन अगर वो अपना क्लास वर्क नहीं कर रहा, होमवर्क नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा, आपको लगता है उसको रिजल्ट मिलेंगे? क्या फायदा हुआ उसके अच्छे स्कूल में जाने का या अच्छे कॉलेज में जाने का? कोई फायदा नहीं हुआ, राइट? तो आपका जो बिहेवियर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें स्किल्स। आपकी क्या कैपेबिलिटी है या आपका क्या स्किल सेट है। हो सकता है आपने एक बच्चे को बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में डाला, बहुत अच्छे स्कूल में डाला,
वो बिहेवियर भी बहुत करेक्ट कर रहा है, वो स्कूल भी जाता है रोज, वो टीचर की बात भी मानता है, पढ़ाई भी करता है, बट स्किल सेट राइट नहीं है उसके पास। बट उसके पास स्किल सेट हो सकता है कि वो उसका आईक्यू लेवल उतना नहीं है, या उसकी कैपेबिलिटी किसी दूसरी चीज में है, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है या वो म्यूजिक में बहुत अच्छा है, राइट? या उसके पास और स्किल सेट्स है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, या उसके पास ही इज अ वेरी गुड ओरेटर, ही इज अ वेरी गुड डिबेटर, उसके पास ये सारे स्किल सेट्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं उसके पास, बट उसके पास हार्ड स्किल्स नहीं है, वो हो सकता है उतना अच्छा पढ़ाई में नहीं है, बट सॉफ्ट स्किल्स में वो बहुत स्ट्रांग है। तो इट्स ऑल अबाउट द स्किल सेट ऑल्सो। अब ये जो 2-3 स्टेप्स हैं, ये तो आपको बहुत बाहर से दिखेगा कि ठीक है, आपका एनवायरनमेंट क्या है, आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, आपका क्या स्किल सेट है, ये सब चीज़ें आपको दिख जाएंगी फ्रॉम योर आईज। इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो आपके इंटरनल स्टेप्स हैं, दे आर योर इंटरनल स्टेप्स। और ऐसा नहीं है कि ये कोई सीक्वेंस है, इट्स अबाउट कि कितना आउटर वर्ल्ड है एंड देन डीपर इनर 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 वर्ल्ड से, इट इज अ होल हायरार्की। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप आता है आपके वैल्यूज का, जो हमने अभी डिस्कस भी करी। मेरे पास एक मदर आई, उन्होंने अपने बच्चे का मुझे एक केस बताया। वो कहते कि मेरा बच्चा ना क्लास 7 तक तो बहुत इंटेलिजेंट था, फर्स्ट आता था क्लास में, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पता नहीं क्या हुआ उसको, उसके बहुत ही कम मार्क्स आते हैं उसके। कहती क्योंकि उसके फादर ने उसको ये बोलना शुरू कर दिया कि बेटा सब कुछ तेरा ही तो है, ये तूने ही तो संभालना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, पढ़ाई से एसोसिएट करते हैं अपनी सक्सेस को। जब उसको पता है कि सब कुछ एस्टैब्लिश्ड है, मैंने करना ही क्या, क्यों करना है? उसके पास राइट एनवायरनमेंट था, बट वो बिकॉज ऑफ फादर वो एनवायरनमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, जिस वजह से उसने बिहेवियर भी अपना चेंज कर दिया। स्किल्स थी उसके पास, और क्या चेंज हुआ, उसकी वैल्यू चेंज। जो पढ़ाई से उसकी एक वैल्यू थी कि मैं जितना अच्छा पढ़ूंगा मेरा उतना अच्छा सेल्फ वर्थ, मतलब पढ़ाई से वो एक अचीवमेंट को एसोसिएट करता था। लेकिन अब उसको पता है, अब उसको वो बड़ा हो रहा है, वो टीनेज में आ रहा है, उसको नॉलेज हो रही है कि इट्स द मनी दैट मैटर्स। उसको पता है कि सब कुछ उसके लिए सेट पड़ा है, उसको क्या काम करने की जरूरत है, उसका वैल्यू सिस्टम ही चेंज हो गया। हाँ, जैसे आपने वैल्यू की बात करी, और ये मेरे ख्याल उसमें भी होता है, अगर हमें कोई चीज करनी है, आप वेदर इट इज, मैं आपके उसमें बोलूंगा, वेदर इट इज टर्म ऑफ योर क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी की बात करो, एम्बिशन की बात करो, किसी चीज की भी बात करो, या एक एंड पॉइंट की बात करो, हमें एक एंड पॉइंट पहुंचने के लिए वी नीड टू हैव अ वाई इन आवर लाइफ। हम कर क्यों रहे हैं? बेसिकली अगर मैं किसी स्कूल जा रहा हूँ तो मैं जा क्यों रहा हूँ, राइट? अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं कर क्यों रहा हूँ, एटली एंड रिजल्ट क्या है? और आई थिंक जब तक हमारे पास वो वाई नहीं है, वी haven't figured out why I'm doing this, why I'm shooting the video, वो नहीं फिगर आउट, तो हम वो चीज 3-4 दिन कर लेंगे, 5 दिन कर लेंगे, but it won't be a long lasting thing, right? Exactly. फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, लाइक 40s में वो है अपने, उसको ना हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको डायबिटीज है, उसको हार्ट का इशू है। उसको ना डॉक्टर कहता है कि आप ना फिजिकल वर्कआउट किया करो, फिजिकल कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहा। वो नहीं करता, उसके लिए उसको ये लगता है कि मैं पूरा दिन काम से थका हुआ आता हूँ, मेरा छोटा बच्चा है, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना। उसके लिए बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने की बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। एक दिन उसको अटैक आ जाता है, एक दिन उसको हार्ट अटैक आता है, और अब वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर कहता है कि मैंने तो आपको बोला था आप अपने हेल्थ पे फोकस करो। वो अब क्या, अब उसके लिए वो हेल्थ की वैल्यू जो है वो बढ़ गई। उसको पता है कि मैं हूँ तो ही तो मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगा, मैं ही नहीं रहूंगा, मेरी हेल्थ ही नहीं रहेगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ। अब वो क्या करता है, अब उसको कुछ दिन तो वो बहुत अच्छा वर्कआउट करता है, बहुत इंटेंस वर्कआउट करता है, धीरे धीरे उसकी हेल्थ कंडीशन स्टेबल होती है, ठीक है। अब वो एक तरीका निकालता है इसको एक हैबिट बनाने के लिए। वो कहता है कि यार मेरे को अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है और मुझे अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। वो ही फिगर्स आउट अ वे, रोज रात को हम वॉक पे जाएंगे अपनी फैमिली के साथ, उसकी हेल्थ भी का भी ध्यान रखा जा रहा है और वो फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर पा रहे। बट ये जब तक वो वैल्यू का शिफ्ट नहीं हुआ था तब तक उसको ये सॉल्यूशन नहीं आया था उसके माइंड। अगर हम वैल्यू की बात करें, आई थिंक फियर इज द
मोटिवेटिंग फैक्टर, अगर हम किसी के क्वेश्चन में क्लियर रख देना तो उसको मोटिवेशन बहुत अच्छा लगता है। लाइक अगर तू ये चीज करेगा, मतलब लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन रखो तो वो चीज हो जाती है, राइट। तो मैंने अगर किसी क्लाइंट या किसी पे भी अब मैंने करना चीजें सीखी है, मतलब बोली है, करी है, तो मैं ये चीज बहुत रखता हूँ कि अगर तुम ये चीज नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ XYZ ये बहुत बुरी चीज हो सकती है। तो वो आई थिंक मोटिवेशन फैक्टर बहुत ज्यादा, अगर मैं खुद को भी रखूँ ना तो मैं अपना वर्स्ट केस सिनारियो रख देता हूँ, भाई अगर ये चीज तू नहीं करेगा तो वो चीज तेरे साथ होनी है, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए तुम्हें ये चीज करनी है। तो मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर ये रहता है। ऐसे ही तो लोग इंश्योरेंस को बेचते हैं, राइट राइट, कि कुछ हो गया तो क्या होगा, क्या रीजन से। आपको क्या लगता है ये चीज सही है कि क्या? बट somehow it works. It depends on person to person. जिसका पॉजिटिव अप्रोच है उसके लिए आपको ये फियर फैक्टर लाने की जरूरत ही नहीं। Okay. अगर वो अचीवमेंट ओरिएंटेड है तो उसको रहेगा कि नहीं, मुझे और ग्रो करना है, अचीव करना है, ग्रोथ चाहिए उसको। जिसके अंदर फियर है वो ये सोचेगा अरे मुझे ये नहीं चाहिए इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा, उसके लिए हैव टू बन जाएगा, वो दिल से करे या ना। राइट। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि उसकी वायरिंग कैसी हुई है, उसके लिए क्या चीज वर्क करती है। राइट। तो ये हो गया हमारे 4 स्टेप्स। एनवायरनमेंट, राइट, एनवायरनमेंट, उसके बाद आपका बिहेवियर, आपकी कैपेबिलिटी और आपकी वैल्यूज, राइट। इसके बाद आपका आता है बिलीव्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन है, उसका करेक्ट एनवायरनमेंट है, मतलब सारा बिजनेस उसका सेट है, वो रोज काम पे जाता है, उसका बिहेवियर भी बिल्कुल सही है, ठीक है, स्किल सेट भी है, वो पैसा कमाता है, अच्छा खासा उसका बिजनेस है, राइट। और वैल्यू भी है, उसके पैसे की बहुत वैल्यू है, मतलब वो पैसों को वैल्यू करता है, हार्डवर्क को वैल्यू करता है, अपने बिजनेस को वैल्यू करता है, सब कुछ उसका एक अलाइनमेंट में है अगर हम सिर्फ बिजनेस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ये बिलीफ बांध ले कि पैसा तो हाथ की मैल है, पैसा तो आता जाता रहे, तो आपको लगता है पैसा उसके पास रुकेगा, पैसा टिकेगा अगर उसने ये सोच लिया कि पैसा तो आता जाता रहे। लेकिन अगर यही सिचुएशन ऐसा हो जाए कि उसको बिजनेस में कोई लॉस हो गया, तो यही जो बिलीफ है ये उसको हेल्प भी करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सेम बिलीफ कैन ईदर बी योर बोन और योर आई वुड से अ प्रॉब्लम। अगर तो वो आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप ये बिलीव, अगर आपका ये बिलीफ है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि पैसा तो आता जाता रहेगा, पैसा तो आता जाता रहेगा, तो आप उसमें से कुछ निकाल नहीं पाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपके टर्नओवर्स हो रहे हैं, आप बहुत मतलब बहुत अर्न कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन आप उसमें से कुछ निकाल के अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका फोकस तो सिर्फ पैसे पे है। और यही अगर लॉस हो गया और आपको ये बिलीफ दे दे कि नहीं पैसा आता जाता रहेगा, अगर जग गया है तो आ भी जाएगा, तो वो उसको हेल्प भी करेगा, सेम बिलीफ। तो आपका जो बिलीफ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे की बात करें, बच्चा स्कूल में जा रहा है, राइट बिहेवियर कर रहा है, वो इंटेलिजेंट भी बहुत है, राइट स्किल सेट है उसके पास, उसको पढ़ाई की और अचीव करने की बहुत वैल्यू है, ग्रोथ चाहता है वो अपनी लाइफ में। लेकिन अगर वो ये बिलीफ बना दे कि नहीं मैं तो अच्छे मार्क्स ला ही नहीं सकता, मैं तो क्लास में फर्स्ट आ ही नहीं सकता, तो उसके सारे एक्शन, सारा बिहेवियर कहाँ गए अगर उसका बिलीफ ही नहीं रहा तो। समझ। अगर लेट्स सपोज आपने जैसे अब ये पॉइंट्स बता दी, लेट्स सपोज आपने एनवायरनमेंट बता दिया, स्किल सेट बता दिया, आपने राइट माइंडसेट बता दिया, मतलब 4-5 चीजें बता दी। लेट्स सपोज इसमें से 2-3 चीजें बिगड़ी हुई है तो आप उसको अपने माइंडसेट से ही ठीक करेंगे। लेट्स सपोज आप जैसे आपने बताया कि इन्वायरमेंट अगर फैमिली का इन्वायरमेंट खराब है तो आपने बोला कि इन्वायरमेंट इज नॉट जस्ट योर आउटर इन्वायरमेंट, इट्स योर इनर इन्वायरमेंट ऑल्सो। आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, राइट? तो अगर एक भी स्टेप इसमें से ऊपर नीचे है तो उसको कैसे ठीक करेंगे? दैट इज वेयर काउंसलिंग हेल्प्स। एज अ साइकोलॉजिस्ट जब हम काउंसलिंग करते हैं सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स, हम उनकी पूरी प्रॉब्लम को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि प्रॉब्लम कहाँ है, उसके बेसिस पे ही तो हम उनका न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट करके उनको राइट गाइडेंस दे पाएंगे। दिस इज आवर असेसमेंट टूल ओके NLP में, बिकॉज NLP इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, राइट, इट्स अ पार्ट ऑफ साइकोथेरेपी। तो जब हम इस टूल को यूज करेंगे तभी अब वैल्यू गेम है, हम असेस ही तो कर रहे हैं,
हम वो गेम करके असेस कर रहे हैं दैट वेयर यू आर, आपको क्या चेंज करने की जरूरत है. इट्स पार्ट ऑफ काउंसलिंग, इट्स पार्ट ऑफ थेरेपी. तो guys, इसमें से कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आती है, उसको करेक्ट करना ही तो हमारा काम है. तो गाइस अगर आप कहीं स्टक हो रही है तो प्लीज विजिट करेंगे, बिकॉज एक बहुत अच्छी कहावत है कि मुंह पे लगा हुआ दाग खुद को नहीं दिखता, वो हमेशा दूसरों को दिखता है, राइट. तो यू नीड अगर आप कहीं स्टक हैं तो आपको एक आउटर हेल्प जरूर चाहिए. अब जैसे इन्होंने बताया कि विराट कोहली जैसे बंदे हेल्प ले रहे हैं तो हम कहाँ से करते हैं, राइट. राइट. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपके आइडेंटिटी का. अब फॉर एग्जाम्पल मेरे एक स्टूडेंट है, ही इज़ अ वेरी ओल्ड स्टूडेंट. अब उन्होंने मेरे से बहुत कोर्सेज किए और अपने स्किल सेट को बहुत इम्प्रूव किया, अपनी पर्सनालिटी में भी बहुत चेंजेस लेकर के आए. NLP भी सीखा, काउंसलिंग भी सीखी, एंड बट उनकी जो आइडेंटिटी है वो अभी भी एक स्टूडेंट की है. तो जब उनके सामने से उनके पास कोई केस आएगा तो क्या उनके अंदर जब काउंसलर की आइडेंटिटी ही नहीं आई है, वो अपने आप को काउंसलर ही नहीं मानते, अभी भी अगर स्टूडेंट मानेंगे तो क्या वो हेल्प कर पाएंगे किसी? क्या वो उनको राइट काउंसलिंग दे पाएंगे? चैलेंजिंग टास्क. इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क. इट्स ऑल ईयर. सो दिस आइडेंटिटी जो है, अब फॉर एग्जाम्पल एक बैचलर है, उसकी शादी हो जाती है और अभी भी वो अपनी आइडेंटिटी एक बैचलर की रखेगा, तो आपको लगता है उसकी मैरिड लाइफ अच्छी जाएगी? उसकी जो आदतें हैं, उसका जो बिहेवियर है या उसका जो रूटीन है, अगर वो बैचलर वाला ही रखे, एक पर्सन जो उसकी लाइफ में आया उसके लिए कोई स्पेस ही नहीं है, वो अपने ही लाइफ में बिजी है, अपनी ही चीज़ों में, अपने ही लाइफस्टाइल में, अपने दोस्तों के साथ, आपको लगता है कि उसकी मैरिड लाइफ जो है वो एक सही ट्रैक पे जाएगी? मुश्किल. सो दिस इज योर इनर वर्क. आपको बिजनेस करना है, बट अगर आप सोचते ही नहीं है अपने आप को बिजनेसमैन की तरह, बिजनेसमैन हैज टू बी वेरी प्रैक्टिकल पर्सन. वो इमोशनली अटैच नहीं हो सकता पैसे के साथ, वो इमोशंस नहीं ला सकता अपने क्लाइंट्स के साथ. एंड सिमिलरली अगर मैं एक थेरेपिस्ट की बात करूँ या साइकोलॉजिस्ट की बात करूँ, आई कैन एम्पथाइज विद पीपल, बट आई हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल इनफ कि मैं उनको सॉल्यूशंस दे पाऊँ. मैं ही उनके साथ बैठ के रोने लग जाऊंगी तो मैं उनकी क्या हेल्प कर पाऊंगी? एग्जैक्टली. अगर वो मेरे सामने रो रहे हैं तो मुझे इतना स्ट्रांग है होना है कि मैं उनकी हेल्प करने की पोजीशन पे हूँ. मुझे तो इस बात पे खुश होना चाहिए. राइट. आई थिंक डॉक्टर का ये डॉक्टर्स या आपके जैसा कोई कहते हैं कि वी हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट आवरसेल्फ कि हम, बिकॉज सारा डिसीजन आप पे, राइट. अगर सर्जन है, वो सर्जन काटने से पहले ही डर जाए कि भाई इसको कुछ हो ना जाए, you have to take a very decisive step about that, right? So I agree with the total 100% agree with that कि खुद स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तभी आप अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर पाओगे, राइट. बिकॉज अगर हम किसी के साथ रह रहे हैं, किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ रह रहे हैं, तो आगे हम वो चीज़ ट्रांसफर भी करते हैं लोग, राइट. दैट्स कॉल्ड एनर्जी ट्रांसफर. अब ये जो अभी हमने स्टेप्स किए हैं, अब क्या हमने कभी सोचा ऐसा? हमने बस ये सोचा हमें ये चाहिए, हमने गोल बना लिया, विजुअलाइज करो और हो गया. Right. That's not. Because it's more than visualization, right? It's more than visualization. These are the steps. ये हम इसको बहुत डीप स्टडी करते हैं विद आवर क्लाइंट्स जब भी सेशंस होते हैं कि कहाँ पर वो प्रॉब्लम आ रही है, क्यों गोल्स नहीं अचीव हो पा रहे हैं, कौन से स्टेप में, कौन से लेवल में प्रॉब्लम है. इसी के साथ आता है हमारा फाइनल स्टेप विच इज पर्पस. अब मेरा एक सेमिनार था, इट वाज अ पब्लिक वर्कशॉप, इट वाज फॉर पीपल. तो उसी में एक टीचर बैठी थी और मैंने सबको बोला कि आप अपनी लाइफ का ना एक मिशन स्टेटमेंट लिखो कि व्हाट आर यू अप टू, आप क्या है आपकी लाइफ का ओवरऑल गोल. तो वो टीचर थी, उन्होंने लिखा टू चेंज द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स, एक ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स. तो आप ये देख सकते हैं कि एक पर्पस होना भी कितना ज़रूरी है. अब वही हम देखते हैं कि एक टीचिंग प्रोफेशन को लोग आजकल इसलिए भी ऑप्ट कर लेते हैं कि इट्स अ वेरी काइंड ऑफ अ इजी जॉब एज कम्पेयर टू अ 9 to 5 जॉब. आपको थोड़ा सा टाइम फ्री मिल जाता है, यू कैन टेक केयर ऑफ योर किड्स एंड एवरीथिंग, और यू नो इट्स लिटिल इजियर, राइट. तो लेकिन अगर किसी का पर्पस लाइफ का ये है, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि एक टीचर जो बच्चों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पढ़ा रहा है और एक टीचर जो बस आ रहा है पैसा कमाने के लिए. काम दोनों कर रहे हैं, दोनों का बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा, बहुत अलग होगा. दोनों का, वो एक बंदा पैशन के साथ कर रहा है, एक के पास पर्पस है और एक के पास कोई पर्पस नहीं. अब आप गांधी जी को देखिए, उनकी लाइफ का पर्पस था इंडिपेंडेंस एंड नॉन वायलेंस. राइट. भगत सिंह का क्या था? इंडिपेंडेंस एंड वायलेंस.
तो ये होता है पर्पस. सो इट्स द होल hierarchy that helps you in your goal achievement, in your health achievement, your mindset building, जो आपको लोगों से अलग बनाती है. This is how NLP works. अब हम बात करते हैं NLP इन रिलेशनशिप. राइट, बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं कि आफ्टर ब्रेकअप जो उनका वजूद था, जो उनकी पर्सनैलिटी थी, वो कहीं ना कहीं रिलेशन में छोड़ आते हैं. राइट, जितने वो कॉन्फिडेंट थे, जितने वो चार्मिंग थे या कुछ भी थे, ब्रेकअप होता है या पार्टनर चीट करता है, कुछ भी होता है, तो वो उनका कुछ पार्ट वहाँ पर रह जाता है और जो एट द प्रेजेंट वो होती है वो बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाता है. तो अगर हमने वहीं पर वापस जाना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं और NLP कैसे उनको गाइड और कर सकता है कि वापस वो चीज़ अटेट करें. See, NLP is all about visualization and auditory means the command and kinesthetic feeling, right? राइट. तो हमारी इसमें ना बहुत सारी टेक्निक्स हैं. आपकी हर प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई टेक्निक है. राइट. अभी हमने कुछ टेक्निक्स जो आपकी अचीवमेंट ओरिएंटेड टेक्निक्स थी, हमने उसके बारे में डिस्कस किया. सिमिलरली देयर आर टेक्निक्स फॉर पास्ट पेनफुल मेमोरीज ऑल्सो. ओके. या किसी ने कोई बात कही, आपके माइंड में रह गई ऑडिटरी, कि आपको किसी ने डिमोरलाइज किया, आपके पार्टनर ने आपको कुछ भी ब्रेकअप के दौरान कुछ भी ऐसा कह दिया कि वो बात आपके अंदर रह गई. राइट, या तो वो बात हो सकती है या वो कुछ पेनफुल मेमोरीज हो सकती हैं जो आपको अब नहीं चाहिए. वो बार बार आपको वही विजन्स आ रहे हैं, बार बार वही पर्सन याद आ रहा है, बार बार वही ख्याल आ रहे हैं, क्या करें. राइट. तो अब आपके क्वेश्चन में दो चीजें हैं. एक है आपकी पर्सनालिटी का रिलेटेड जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, और दूसरा कि हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इससे डील कैसे कर सकते हैं. सो पहली चीज ओवरकम करने की, आई वुड से कि आपने बोला ना पर्सनालिटी जो है वो बंदे की चली जाती है इंसान की. क्या होता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आप अगर उस चीज को किसी के साथ एसोसिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका कॉन्फिडेंस या सेल्फ वर्थ कहें, वो पार्टनर से आता है. कि अगर मेरे पास पार्टनर है, इफ आई एम इन अ रिलेशनशिप, तो मुझे वो बूस्ट करता है मेरी एनर्जी. ठीक है, या मैंने उसको अपनी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज को अटैच कर लिया. कई लोग पैसे को अटैच कर लेते हैं, कई जॉब को अटैच कर लेते हैं. राइट. कोई मैरिज को अटैच कर लेते हैं कि अगर ये मैरिज नहीं रही तो मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा. एंड देन स्टे इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स फॉर इयर्स एंड इयर्स. राइट, क्योंकि उन्होंने उसको अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ लिया. तो आपकी भी एक आइडेंटिटी बन जाती है व्हेन यू आर अटैच्ड विद द पर्सन. तो सबसे पहली चीज है डिटैचमेंट, कि आपको अपना सेल्फ वर्थ इज डिफरेंट एंड योर रिलेशनशिप इज डिफरेंट. रिलेशनशिप इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट लाइफ. It's not a complete life, it's part of life. It's one element of your life. And relationship जो है, love का give and take है. It can be with your parents also. आपको love feel करना है ना? Right. ठीक है, there is romantic love and it is important. It is very important. But detachment and belief should be strong. Belief कि okay, maybe this person was not right for me. There is a right person waiting for me. And टू गेट टू दैट पर्सन, शायद ही इंसान मुझे कुछ ना कुछ सिखा के गए. क्योंकि ब्रेकअप कभी भी एक इंसान की वजह से नहीं होता. इट हैपेंस बिकॉज ऑफ टू पीपल, और दो लोग उसमें से कुछ सीख के बाहर निकलते हैं. अगर आप उसको सोच रहे हैं कि कुछ पार्ट रह गया, अगर वो एक नेगेटिव एलिमेंट है जिसको आपने उस चीज को हील करके आप उसमें से बाहर निकले हैं, दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच. दैट हीलिंग, इफ इट इज डन पॉजिटिवली, जिसमें आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, आपकी जो गलतियां थी उसको एनालाइज करके आपने उसके ऊपर वर्क किया और आप उससे बाहर निकले, लेकिन अपनी पॉजिटिव चीजें आप साथ लेकर के गए. राइट, दैट इज अ पॉजिटिव अप्रोच टू हील. तो आई वुड से द बेसिक थिंग इज डिटैचमेंट, टू थिंक एंड बिलीव दैट yes, I am worthy, I am loving. हम क्या सोचते हैं कि okay, if the partner is not there or a partner is not loving, then I am not loved. एक love का ही क्वेश्चन मार्क हमारे माइंड में आ जाता है. लेकिन हम ये सोचो that I am being loved. I have different channels like where people are loving me. I am being loved. Problem मेरे अंदर नहीं है, right? And there is someone better waiting for me. और यही अगर हम थ्रू टेक्निक बात करें, जिसमें आपको कुछ ऐसी पेनफुल मेमोरीज हैं जो आपको नहीं चाहिए अब अपने साथ, जो आपको परेशान कर रही हैं, इसमें एक एक्सरसाइज होती है टीवी टेक्निक. ठीक है, इसमें व्हाट इज डन इज कि आप अगर आप कोई फीलिंग है वो कहाँ होगी, आपके यहाँ होगी, वेरी क्लोज टू योर हार्ट. राइट.
सो यू इमेजिन दैट ऑन अ टीवी, क्योंकि कोई चीज़ जब डिस्टेंट हो जाएगी तो आपका टीवी का हमारे पास रिमोट कंट्रोल भी रहता है, राइट? तो हम उसको चेंज कर सकते हैं. इट्स ऑल विजुअल इफ यू कैन चेंज इट. फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर टीवी पे इमेजिन करना है तो आपको एलईडी या एलसीडी पे नहीं इमेजिन करना, बिकॉज इट्स अ बिग स्क्रीन. हमें इमेजिन करना है छोटे जो बॉक्स वाले टीवी आते थे ना, उसमें इमेजिन करना है, डिस्टेंट इमेजिन करना है. ये नहीं आप टीवी को ऐसे पास से देख, नो, डिस्टेंट इमेजिन करना है. और उसको आपको क्या करना है, जैसे हम टीवी में करते हैं ना, उसके कलर्स को चेंज कर देते हैं, उसको ब्लर कर देते हैं, उसको ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं, या उसको पॉज कर देते हैं. ये कोई मूवमेंट है, वो चल रहा है कि अरे मैं तो कितना खुश था इस पर्सन के साथ, उस मोमेंट को आपको स्टॉप करना है वहां पर. गेटिंग माई पॉइंट? आपको उस मोमेंट को स्टॉप करना है, उसको उसके कलर चेंज करना है, ब्लैक एंड वाइट करना है. दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हाउ विजुअल्स एट डिफरेंट लेवल्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब आपकी कोई मेमोरी है, फॉर एग्जाम्पल बहुत पुरानी मेमोरी, आपको अच्छे से याद नहीं है, वो टीवी पे आपको कैसे दिखेगी? ब्लर, कलर्स क्लियर नहीं है, क्लोथ्स क्या है क्लियर नहीं है, फेसेस क्लियर नहीं है, ब्लर है, सब कुछ अच्छे से नहीं याद. अब आपको इस मेमोरी को वैसा बनाना है, क्योंकि आपको डिस्टेंस करना है ना, फोर्सफुली करना है, तो वो रिमोट के कंट्रोल से करेंगे. तो वी मेक द पर्सन विजुअलाइज थ्रू म्यूजिक, थ्रू गेटिंग देम इनटू दैट स्टेट ऑफ माइंड. एंड क्योंकि हमारे जो माइंड है ना, ये सही या ये असली और नकली में नहीं मानता, फर्क नहीं करता. जो थॉट है, जो विजन है, इसके लिए वही सच जो आपने उसको दिखा दिया, चाहे आप इन आंखों से दिखाएं चाहे मन की आंखों से दिखाएं. इसी का मुझे एक चीज़ है, जैसे आपने बात मुझे बताना मैं यही चीज़ सही कह रहा हूँ, या जैसे आपने बोला कि दूर जाके देखना है, ठीक है. इसी तरह मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, जैसे ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट्स सपोज, राइट. सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड के बहुत ही पास खड़े होके देख रहे हैं, जिसमें सिर्फ हमें साइन थीटा ही दिख रहा है, राइट. सिर्फ साइन थीटा के अलावा कुछ नहीं दिख रहा. बट हम एक बार पीछे स्टेप बैक करते हैं तो हमें पूरा का पूरा फॉर्मूला नजर आ जाता है कि ये फॉर्मूला है, हमें ये फॉर्मूला इस चीज में लगाना है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. इसी तरह मुझे लगता है कि हम एक बार, जैसे आपने कहा कि अपने दिल से निकाल देना है वो चीज, क्योंकि जो पॉजिटिव चीज हमें लगी हुई है, अगर हम एक बार पीछे खड़े होकर देखें यार ये पॉजिटिव थी, बट इसके साथ कितनी सारी नेगेटिव चीजें भी तो है. अगर हम वो नेगेटिव चीजें भी देखें कि ये चीज नेगेटिव आ रही है, तो हम आई थिंक वो नेगेटिव चीजें देख के हम अपने आप को डिटैच कर सकते हैं, राइट. आप राइट, डेफिनेटली हम कर सकते. तो अब मुझे प्रेरणा जी ये बताइए कि जैसे आपने स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था वाइफ का, कि अगर आपको लग रहा है कि वाइफ कुछ सर्टेन चीज बोली है वो हमारे हेड में, बट हम उसको एक अच्छे तरीके से ले सकते हैं, हम एक मूव ले सकते हैं, राइट. आई थिंक बहुत सारे रिलेशन में यही फेल आ जाता है कि हम एक चीज को क्रिटिसाइज में रख लेते हैं जो कि पॉजिटिव चीजें बन सकती थी. तो एनएलपी रिलेशनशिप में कैसे फायदेमंद रहती है कि उसको एक स्मूथ लेके जाए रिलेशन स्मूथ रहे बेसिकली. राइट. सी, एनएलपी में वी टॉक अबाउट, जब हम बिलीव्स के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले कॉन्सेप्ट आता है फैक्ट्स एंड ओपिनियंस का. ओके. फॉर एग्जाम्पल, 2 + 2 = 4. इज इट अ फैक्ट और अ ओपिनियन? क्या है ये, फैक्ट है या ओपिनियन है? ये फैक्ट है कि मतलब मेरे हिसाब से कि मतलब इट्स अ फैक्ट कि 2 + 2 4 होता है. डेफिनेटली इट्स अ फैक्ट. आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, 2 + 2 = 4. राइट. लॉ ऑफ ग्रेविटी, इज इट अ फैक्ट और एन ओपिनियन? फैक्ट. इट इज अ फैक्ट. आप कहीं पर भी हैं, आप कोई भी चीज ऊपर से फेंकेंगे वो नीचे ही जाएगी, सो इट्स अ फैक्ट, रियलिटी है, राइट. लेकिन अगर मैं बोलूं आई एम नॉट गुड इनफ, इज इट अ फैक्ट और एन ओपिनियन? It's an opinion that you have made about yourself, right? राइट. हो सकता है कि मेरी नजरों में आई एम नॉट गुड इनफ, बट देयर इज अ पर्सन, मे बी अ यंगर सिबलिंग और डिस्टेंट कजन, जिसके लिए आप एक रोल मॉडल है. वाओ, इन्होंने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया. दिस पर्सन हैज क्रैक्ड IIT, माय ब्रदर हैज क्रैक्ड IIT, बट आप IIT में जाकर भी खुश नहीं है. आप सोच रहे हैं आई एम नॉट गुड इनफ, आपको वहां पर जाकर भी अच्छा नहीं लग रहा. गेटिंग माई पॉइंट? Right. सो इट्स एन ओपिनियन. अब अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, एक है माई रिलेशनशिप इज नॉट गुड, या माई हस्बैंड डजंट लव मी, और माई वाइफ डजंट लव मी, और आई एम नॉट वर्दी इनफ फॉर लव. मतलब अगर आप रिलेशनशिप में ही नहीं है आपको, और आप सोच रहे हैं मुझे एक पार्टनर अट्रैक्ट करना, Right. जो भी रिलेशनशिप से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, इन एनी विच वेज आप किसी भी लेवल पे है, लेकिन इट्स नॉट अ फैक्ट, इट्स एन ओपिनियन.
यू नो दैट। अगर आप अपने माइंड को ये बोलिए कि ये फैक्ट नहीं है, ये तो ओपिनियन ही जब हम बार बार सोचते हैं वो स्ट्रांग होके वही तो बिलीफ बनते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर एक चीज बार बार हम सोचें, लेट्स सपोज हम ओपिनियन बार बार सोच रहे हैं की चीज, तो कहीं ना कहीं वो फैक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? वो हमारे बिलीफ में कन्वर्ट हो, बिलीफ में कन्वर्ट हो जाती क्योंकि कोई भी चीज हम सोच रहे हैं, इट्स नॉट अ फैक्ट, इट्स नॉट रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बोला कि जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, हाउ टू हैंडल फेलियर्स हम बात करते हैं, तो अब एक होता है एक्चुअल इवेंट, जो एक्चुअल हमारी लाइफ का सिचुएशन टू सिचुएशन, इवेंट टू इवेंट, हम उसको सबको जोड़ के बोलते हैं ना लाइफ है। लाइफ है। अब आज हम यहाँ एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट? कल आप कुछ और करेंगे, यू नो, इट्स लाइक एवरी सिचुएशन टू सिचुएशन जोड़ के एक लाइफ बनती है, राइट? अब एक इवेंट हुआ, ठीक है, एक सिचुएशन हुई, वो रियल में कैसी हुई और मैंने उसको कैसे परसीव किया, आपको क्या लगता है वो सेम ही है, वो डिफरेंट होता है? एक बार दोबारा आप बोलेंगे कि एक जो इवेंट है वो हुआ, राइट, वो मैंने कैसे परसीव किया, क्या वो सेम मैंने ऐसे ही परसीव किया, मतलब वो सेम होगा या वो डिफरेंट हो? देयर कैन बी चेंजेस, मतलब डिफरेंट भी हो सकता है। डिफरेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक पार्टी पे गए, आप मुझे अपने एक दोस्त के से आपने इंट्रोड्यूस कराया, वो एक एज अ कपल आए हुए हैं, और मैंने उनको देखा कि वो पब्लिकली लड़ रहे हैं, ठीक है? तो मैं बड़ी ऑकवर्ड हो गई कि यार ये कैसे हम पब्लिकली लड़ाई कर रहे हैं, और आप बोलोगे अरे छोड़ो इनका तो हमेशा रेत को जान। अब वो सेम सिचुएशन थी हमारी आंखों के सामने, लेकिन आपने उसको कैसे देखा और मैंने कैसे देखा, इट वाज डिफरेंट। ओके, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस, उसके अकॉर्डिंग आपने सिचुएशन को देखा, राइट? और मैं एज अ थर्ड पर्सन वहां गई, फर्स्ट टाइम मिली, तो मैंने उसको डिफरेंट तरीके से देखा, राइट? लेकिन जब आपने मुझे कहा तो आई थॉट कि ठीक है, फिर मैं समझ गई कि ओके, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस इज मे बी ऑकवर्ड फॉर मी बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू दिस सर्कमस्टांस। तो आप एक बात समझ रहे हैं कि हम एक सिचुएशन होती है, आप किसी से मिले, उसने आपके साथ कैसा बिहेव किया, हो सकता है मैं मिली, मैं तो बड़ी खुश, अरे वो तो मेरे से बहुत अच्छे से मिला, आप भी मेरे साथ सेम मीटिंग में गए और आपने बोला नहीं नहीं नहीं, दिस पर्सन इज नॉट राइट, मेरे को तो मिलकर अच्छा नहीं लगा। मतलब फर्स्ट मीटिंग में मेरा एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, बट मेरा एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। अब वो एक्सपीरियंस कहाँ से आया? मेरे खुद के माइंडसेट से। अब एक्सपीरियंस तो हम दोनों का सेम था ना, वी बोथ वेंट टू अ सर्टेन मीटिंग, हम एक थर्ड पर्सन से मिल रहे हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम हम मिल रहे हैं, इस सिचुएशन में ना आप उसको जानते हो ना मैं इसको जानती हूँ, ठीक है, हम जाकर के मिल रहे हैं, राइट? तो अब हो सकता है मेरे को तो मिलके बहुत अच्छा लगा, मैं तो बड़ी खुशी खुशी वापस आई, पर आप खुशी खुशी वापस नहीं आए, आपको वो अच्छा नहीं लगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपका बाहर इवेंट हो रहा है, जो एक्चुअल रियल सिचुएशन है, और जो हम उसको कैसे परसीव कर रहे हैं, इट कैन बी डिफरेंट। लाइक हमने एक्सपीरियंस कैसा करा, राइट? कि हम वो कैसे फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसी के कारण डिफरेंस आ रहा है, राइट? तो जब सारा कुछ खेल एक्सपीरियंस का ही है, तो आप रिलेशनशिप में कैसे कह सकते हैं कि एक रिलेशनशिप जो है वो अच्छा नहीं है या वो अच्छा है? इट इज ऑल योर परसेप्शन, इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग हैप्पीनेस इन योर रिलेशनशिप, इट इज ऑलवेज अबाउट एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड एंड बीइंग हैप्पी इन द रिलेशनशिप। और जैसे आपने कहा कि हमें अपनी चीजें, अगर आपको कोई चीज बार बार टेम्पर कर रही है तो आपको पता होना चाहिए आपको डिटैच भी कैसे करना है, राइट? डिटैच इफ दैट पर्सन हैज लेफ्ट यू, वो ब्रेकअप का अगर सिचुएशन है तो उस टाइम पर वी कैन यूज दैट NLP technique, TV exercise, but if you have to improve your relationship, so first it should improve here in your visualization. उसका आपको visualization भी करना है with your partner that you are having a very good life, you are living a beautiful life, एक positive images, situations, एक motion के form में आपको अपने mind में create करनी है, rather than being fearful, अरे ये तो सब गलत हो रहा है, my partner doesn't love me, अरे वो तो मेरी बात ही नहीं मानता, अरे वो तो मेरी सुनता ही नहीं है, whatever, rather than those auditory जो हम बोल रहे हैं वो भी तो हमारा माइंड सुन रहा है ना, वो भी तो कमांड्स ही हैं। तो आपको पॉजिटिव विजन्स भी क्रिएट करने हैं, लेकिन आपको अपने एक्सपीरियंस को पॉजिटिवली ले रहे हो कि नेगेटिवली ले रहे हो, वो भी आपके अपने ही। तो अगर हम वो चीज पॉजिटिवली लेने लग जाए तो
हम अपना चेंज करेंगे, बट क्या रिलेशन में भी impact, मतलब वो आगे वाले पर्सन पे भी चेंज आ जाएगा? डेफिनेटली अगर आपके थॉट्स में चेंज आएगा, आपके परसेप्शन में चेंज आएगा, आप खुश हैं। रिलेशनशिप इज नॉट अबाउट 100 and 0 कि सब कुछ दूसरे पार्टनर को ही करना है। अगर आप 50 अपना देंगे, अगर आप खुश रहेंगे, तो वो उसका इम्पैक्ट दूसरे पे भी पड़ेगा। दैट पर्सन विल ऑल्सो फील दैट हैप्पीनेस, दैट वाइब्रेशन, दैट वाइब। ऐसी कौन सी ट्रिक है या ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे कि हम एक हेल्दियर लाइफस्टाइल जी सकें, मतलब अपने आप को हेल्दी रख सकें? इज देयर एनी टेक्निक इन NLP? डेफिनेटली देयर इज। देखिए, हेल्दी रखने के लिए आपको एक्सरसाइजेस का, प्रॉपर डाइट का, उन सब चीज़ों का तो ध्यान रखना ही है। बट अगर मैं अपने आप को मेंटली फिजिकली हेल्दी रखने के लिए, कुछ विजन्स क्या हो सकते हैं, कुछ विजुअलाइजेशंस क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल, लाइक एज पीपल एज, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं बढ़ती हैं, स्ट्रेस लेवल्स जो हैं वो बढ़ते हैं, राइट? एंड आपकी जो इनर जो नॉलेज है या इनर विजन है अपनी हेल्थ को लेकर के, वो भी धीरे धीरे आपके बिलीव्स भी डाउन होते चले जाते हैं। आई गिव यू एन एग्जाम्पल हाउ NLP एंड योर न्यूरॉन्स की जो पावर है वो कितनी हेल्प करती है। वन ऑफ माई नोन्स, वो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर, और उनकी फैमिली हिस्ट्री रही है अबाउट डायबिटीज़। तो मतलब उनके मदर को भी डायबिटीज़, उनके फादर को भी डायबिटीज़ था, और उनके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनको भी एक सर्टन एज में आके डायबिटीज़ डायग्नोस हो गया। एंड टिल द एज ऑफ 60 उनको डायबिटीज़ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अर्ली एज में ही उस चीज़ को वो कर लिया, मुझे डायबिटीज़ नहीं होगा। उन्होंने अपनी हेल्थ को वो पहले से ही हेल्दी रखते थे, अपने लाइफस्टाइल को बहुत हेल्दी रखते थे। उन्होंने एक चेकअप कराया एट द एज ऑफ 60, उनको डायबिटीज़ डॉक्टर ने बोला कि आपको स्टार्ट हो गई। अब वो सोच सकते थे कि यार अब तो इतनी एज हो गई है, फैमिली में सबको डायबिटीज़ है ही है, मेरे को भी हो सकती है, राइट? तो अगर वो उस चीज़ को गिवन कर देते और कहते कोई बात नहीं, टैबलेट ही तो खानी है, कौन सी बड़ी बात है, राइट? टैबलेट के ऊपर उन्होंने अपनी वो एनर्जी नहीं दी, उन्होंने खुद पे दी। उन्होंने बोला नहीं, मेरे को इसको ठीक करना। उन्होंने अपना वर्कआउट बढ़ाया। अगर वो 1 घंटा वर्कआउट करते थे, उन्होंने 1.5 घंटा शुरू किया वर्कआउट करना, राइट? और जब उन्होंने नेक्स्ट हेल्थ चेकअप कराया अपना विद इन 6 to 8 months, उनकी डायबिटीज़ क्योर हो चुकी थी। एंड दिस इज नॉट जस्ट वन पर्सन, वन ऑफ माई क्लाइंट्स इज फ्रॉम UP और बिजनेस मैन। उनको डायबिटीज़ सब बहुत सालों से, बहुत अर्ली एज में उनको था। ड्यूरिंग लॉकडाउन ही फोकस्ड ऑन हिज हेल्थ, मतलब वो थोड़े हेल्दी भी थे। उन्होंने अपनी हेल्थ पे ही डिड साइकिलिंग, बहुत उन्होंने साइकिलिंग करी, बहुत उन्होंने अपनी हेल्थ पे फोकस किया, जिम शुरू किया, और उनकी डायबिटीज़ ठीक हो गई। तो हम जो चीज़ों को बोलते हैं कि ये तो इरिवर्सिबल डिजीजेज हैं और वो ये कभी ठीक नहीं हो सकते, वो भी आपकी माइंड की पावर से ठीक हो सकते हैं। यू कैन हील योर सेल्फ। योर 3.6 billion न्यूरॉन्स हैज दैट पावर टू हील यू। और इसी के साथ एक बुक भी है, यू कैन हील योर लाइफ, जिसमें आपका हर बीमारी को उन्होंने एक मेंटल सेटबैक से रिलेट किया है कि अगर इस तरह का ट्रॉमा हुआ है, इस तरह का आपको कोई चैलेंज आया है, तो वो उसको आपने सप्रेस किया अपनी फीलिंग्स को, तो सो एंड सो आपको बीमारी आएगी, सो एंड सो बीमारी आएगी। लेकिन आप उस अपनी वो मेंटल ब्लॉक्स को क्लियर करोगे तो वो बीमारी भी क्लियर होती चली जाएगी। सो इट्स अबाउट क्लियरिंग योर मेंटल ब्लॉक्स ऑल्सो, एंड ऑल्सो फोकसिंग ऑन योर फिजिकल हेल्थ। एंड सब कुछ ट्रीट किया जा सकता है, आपकी बॉडी अपने आप हील कर सकती है। It's a miracle, it's a science, and there are so many autoimmune diseases. लोगों को एडिक्शन होती है, कहीं ना कहीं वो सेल्फ वर्थ नहीं है, खुद का एक्सेप्टेंस नहीं है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं आता, माइंडफुलनेस नहीं है, उनको बाकी चीज़ों से वो दे किल द टाइम। बीट रात को बैठ के पैग लगाने हैं, या बीट उनको स्मोक करना है अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए। बट एवरीथिंग इज इन योर बॉडी, यू कैन एक्चुअली हील योर सेल्फ। आपके मेंटल ब्लॉकेजेस ठीक होंगे, आपके एडिक्शंस ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएंगे। So is there any exercise to clear the mental blockages? सी आई वुड से कि एक विजन है अगर अपने माइंड में, व्हेन यू थिंक अबाउट योर हेल्थ, अब आप सोचो मुझे हेल्दी रहना, तो क्या विजन है आपके पास? अगर हम एक ऐसा विजन बनाएं जिसमें आपकी टोटली पूरी की पूरी हेल्थ कवर हो जाए, नॉट लाइक कि आप एकदम यंग, आप 70 की एज में भी अपने आप को 20 years का इमेजिन करो, नॉट लाइक दैट। अगर आप एक हेल्थ को एक ब्लूमिंग फ्लावर की तरह देखिए कि अभी तो मेरी हेल्थ एक ब्लूमिंग फ्लावर की तरह, rather than अरे अब तो एज हो गई है,
अब तो हेल्थ खराब हो रही है, अब तो हेल्थ खराब होएगी, यू नो। तो वो क्या होता है, मुरझाता हुआ फूल, एक फूल जो मर रहा है, राइट। लेकिन अगर आप उसको सोचो ब्लॉसमिंग फ्लावर, एक वो विजन रखो व्हेन यू थिंक अबाउट हेल्थ। सिमिलरली इफ यू थिंक अबाउट फैमिली, अ ब्यूटिफुल गार्डन आप इमेजिन कीजिए कि लाइक माई फैमिली इज गिविंग मी शेड, मुझे छाया दे रही है, मुझे फ्रूट दे रहे हैं, मुझे फ्लावर दे रहे हैं, आई एम एंजॉयिंग। तो आपको वो वैसी फीलिंग देंगी बीइंग अराउंड योर फैमिली। एंड सिमिलरली देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड टाइमलाइन टेक्निक। तो यू कैन इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन अ रोड, जैसे आपने वो माइलस्टोन्स देखे होंगे कि जब आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो आपको लिखा हुआ आता है कि इतने किलोमीटर रह गए हैं और अभी आप कहाँ हैं। सो यू कैन इमेजिन योर एज एंड यू कैन इमेजिन, या तो आप वहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता बना सकते हैं या फिर उसको बहुत ही पथरीला पाथ बना सकते हैं। तो इमेजिन कि अभी तो ये मेरी जर्नी है, आपको 100 साल तक जीना है तो अपनी टाइमलाइन 100 साल तक करो और उसको हेल्दी रखो कि वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है। यू आर सीइंग अ वेरी ब्यूटीफुल, आप अलग अलग चीज़ें देखते हुए जा रहे हो। सो इमेजिन कि आप ऐसे जा रहे हो या आप एक किसी बोट में बैठे हो, वट एवर यू कैन इमेजिन, और अपनी लाइफ को, पॉजिटिव मोमेंट्स को फ्लैशबैक करके देखो कि so these are few visions which you can have for yourself, right? Okay. This is all what is NLP, कि आपके जो 3.6 बिलियन न्यूरॉन्स है, इसको याद तो आपके थॉट्स, दैट इज योर ऑडिटरी, आप क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो सब आपके ऑडिटरी का पार्ट है। एंड योर विजन्स, आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप क्या अपने सोशल मीडिया पे देख रहे हो, आपकी इनर थॉट कैसी है, आपका इनर विजन कैसा है, वो बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। जैसे अगर मैं अच्छा बन के रहूँ, सारी चीज़ें अच्छी करूँ, जैसे अभी आपने जैसे पहले बताया था इन्वायरमेंट, राइट। अगर मैं अच्छा बनूँ, अच्छा खाऊँ, अच्छी चीज़ें करूँ, तो ऑटोमेटिकली लाइफ भी एक ऑटो ट्रैक पे चल जाएगी जो कि अच्छी होगी, राइट। इसी तरह अगर मैं अपनी सेल्फ केयर ना करूँ, आप अलॉन्ग विद इनर वर्क, राइट, सिर्फ अच्छा पहनने से, अच्छा खाने से आप हेल्दी सिर्फ नहीं होंगे, आपको इनर वर्क भी करना है। आपका बिलीफ स्ट्रांग होना चाहिए दैट यू आर हेल्दी, आपका बिलीफ स्ट्रांग होना चाहिए दैट योर सेल्फ, यू आर वर्दी इनफ फॉर द लव, फॉर अटेनिंग एवरीथिंग इन लाइफ। मतलब बाहर पे भी काम करते रहो या अंदर पे भी काम करते रहो। NLP इज व्हाट इज इनसाइड, मतलब आपका जो विजन्स है, आपकी सेंसेस है, उसको भी आपने उसको यूज करते हुए आपने अपना इनर वर्क स्ट्रांग रखना। ओके, मतलब आपने जैसे बताया वी हैव टू चेक, मतलब हम तो नहीं चेक कर पाएंगे, वी हैव टू लाइक आपके पास या किसी के पास जाए कि हम किस चीज़ में स्टक हो रहे हैं, उसको फिगर आउट करें, उसको पॉइंट आउट करें, वो उसी पे वर्क करते रहे, उसको स्ट्रॉन्ग करें, देन वी कैन हैव अ बेटर लाइफ, राइट। एग्जैक्टली। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। और आज हमने बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे लर्न करी कि अपनी बिलीफ सिस्टम कैसे अच्छा रखना है। अगर आपका इट्स इन्वायरमेंट इज नॉट जस्ट योर आउटर, इट्स योर इनर इन्वायरमेंट, आपने अंदर के इन्वायरमेंट से कैसे पीसफुली रहना है, उसको कैसे हैंडल करना है, राइट। तो लाइफ में सबके पास चैलेंजेस होते हैं, बट उस चैलेंजेस को कैसे हमने अपने माइंड के थ्रू, लेट इट बी योर रिलेशन, लेट इट बी योर हेल्थ, राइट, लेट इट बी योर बिजनेस, आपका जॉब 9 to 5 हो, उसको कैसे ओवरकम करना है, आप किस पॉइंट पे स्टक हो, राइट। सबसे पहले किसी कमी को फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आपके अंदर कमी है, उस चीज को फिगर आउट करना बहुत जरूरी है। तो हमें वो कमी निकालना खुद से या किसी एक प्रोफेशनल हेल्प सीख करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर उसको NLP या मेडिटेशन आप कह लो या NLP कह लो, उसको यूज करके हमें अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है। सो थैंक यू प्रेरणा जी टू कम हियर एंड गिव सच एन एनलाइटमेंट ऑन, मतलब अपनी बहुत सारी डीपली चीजें बताई हमें, हमारे व्यूअर्स को भी बताई। सो आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये पॉडकास्ट करा। थैंक यू सो मच, आई होप इट हेल्प्स। तो गाइज, आई वुड रियली लाइक, अगर आप ऐसे पॉडकास्ट आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, जिससे कि मुझे भी एनकरेजमेंट मिलती है। ऐसे डॉक्टर्स या आप कह रहे हैं या आप फिजिशियंस कह रहे हैं कि मैं ऐसे बड़े बड़े लोगों को बुला सकूँ इस पॉडकास्ट में, और ऐसे ही ग्रोथ करे आपकी भी और मेरी। सो थैंक यू, साइनिंग ऑफ, संदीप देसाई।